مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وعذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तिलावत कुरान मजीद के बाद अब मैं नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत सुखन देता हूँ। अहमद साहब को वो नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। और जितने भी लोगों के ये है ऑडियो, वो सब के सब आप या तो आप लोग बंद कर लें। शेख आप अपना इमेज खोल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चल रहा है। गीतो गजल दोस्त गाना पसंद है, गीतो गजल दोस्त गाना पसंद है, गीतो गजल दोस्त गाना पसंद है, मुझको नबी की नात सुनाना पसंद है, मुझको नबी की नात सुनाना पसंद है, मुझको नबी की नात सुनाना पसंद है। सारी हयात इश्क नबी में गुजार कर, सारी हयात इश्क नबी में गुजार कर, सारी हयात इश्क नबी में गुजार कर, दुनिया से उनकी याद में जाना पसंद है, दुनिया से उनकी याद में जाना पसंद है, दुनिया से उनकी याद में जाना पसंद है, मुझको नबी की नात सुनाना पसंद है। जो जुल्म चाहे कर लो मगर सुन लो जालिमो, जो जुल्म चाहे कर लो मगर सुन लो जालिमो, जो जुल्म चाहे कर लो मगर सुन लो जालिमो, दिल में नबी की याद बसाना पसंद है, दिल में नबी की याद बसाना पसंद है, गीतो गजल दोस्त गाना पसंद है। गोदी में लेके आका को कहती थी सादिया, गोदी में लेके आका को कहती थी सादिया, गोदी में लेके आका को कहती थी सादिया, दिल और जान उन पे लुटाना पसंद है, दिल और जान उन पे लुटाना पसंद है, गीतो गजल दोस्त गाना पसंद है।
सिद्दीक हो उमर हो के उस्मान या अली, सिद्दीक हो उमर हो के उस्मान या अली, सिद्दीक हो उमर हो के उस्मान या अली, सबको मेरे नबी का तराना पसंद है, सबको मेरे नबी का तराना पसंद है, गीतो गजल दोस्तों गाना पसंद है, कहती है अब जसीम की हर आरज़ू यही, कहती है अब जसीम की हर आरज़ू यही, कहती है अब जसीम की हर आरज़ू यही, हुब्बे नबी में उम्र बिताना पसंद है, हुब्बे नबी में उम्र बिताना पसंद है, गीतो गजल दोस्त गाना पसंद है, मुझको नबी की नात सुनाना पसंद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख माजरा चाहूँ क्योंकि इसमें ऐड करने में थोड़ा दिक्कत हो गई है। जी जी, कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो बेहतरीन नात आपने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आपकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी तरन्नुम-खेज़ है। चलिए माशाल्लाह, जितने भी मेहमानाने गिरामी को हमने दावत दी थी, अभी तक उनमें से कोई नहीं पहुंच पाए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो लोग बहुत जल्द आएंगे, है ना। हो सकता है किसी की मजबूरियां हो, परेशानियां हो और वो यहाँ पे हाजिरी न दे सके हों, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, हम लोग हैं इंशाल्लाह, हम लोग काम करते रहेंगे। और जो बंदा अपने कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो ज़रूर हाजिर होता है और वो ज़रूर ये सब काम करता रहता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें तकलीफ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो ये जनगणना के जो सुपरवाइज़र हैं हमारे इम्तियाज़ भाई, इससे पहले भी आए थे और मैंने जब ज़ाकिर हुसैन साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इनसे बात की थी और माशाल्लाह बहुत जानकारी है, बहुत मालूमात है इम्तियाज़ आलम साहब को, और हम ज़रूर उनको भी बुलाएँगे। उन्होंने भी कहा था, इसलिए मैंने इनको ये कह दिया था कि ज़रूर आप भी आएँ और आप हाज़िर हैं, माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है। मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए चंद ही ऐसे अफ़राद होते हैं, जो इस चीज़ के मुतालिक सोचते हैं, क्योंकि ये 10 साल के बाद ही किया जाता है और 10 साल तक आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। जो कुछ करना है अभी करना, अभी अच्छा मौका मिला है आपको कि आप अपनी मर्दमशुमारी को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आप इसको करें और जो इसमें काम कर रहे हैं उन लोगों से मदद लें। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है और हम लोग जो है इनसे मदद लें और जिनको जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है, उन तक हम मालूमात फराहम करें, ताकि हमारे हर एक अफ़राद कोई छूटने ना पाए। और हमारे घर में कितने अफराद हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, कितने मर्द हैं, औरतें हैं, कितने की शादी हो गई, कितने मर गए हैं, कितने लोग बाहर हैं, कितने यहाँ पे हैं, हर एक के बारे में मुकम्मल तफसीलात उनको जानकारी आप दें, मुकम्मल उनका साथ दें और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने उसके ऊपर साथ दिया और मुकम्मल तरीके से उन्होंने लिखा, तो कल होकर के हम ही लोगों को फायदा होगा। जो हमारे हुकूक हैं इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमको हुकूक मिलेंगे। जो हमारा अधिकार है वो अधिकार के ऊपर वो अधिकार हम लोग ले सकते हैं, मांग सकते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे उन भाइयों तक ये सारी बातें पहुंच जाएं जिन्हें मालूम नहीं है, जिनके घर पे जनगणना वाले जब पहुंचते हैं तो वो बेचारे या तो काम में ज्यादा मशगूल हो जाते हैं या छुट्टी नहीं होती है, कोई बाहर रहता है, कोई कुछ रहता है। लेकिन जैसे इनको पता चले तो इन लोगों को ये बता दें कि जिस दिन जनगणना वाला आए तो हर एक आदमी अपने अपने कामों को छोड़कर वो अपने घर पे बैठे और उनका मुकम्मल साथ दें, इसलिए कि 10 साल में ही होता है। अगर आप छूट गए तो पूरी कौम का, पूरी मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको इसके ऊपर जागरूक कराना है, लोगों को मालूमात फराहम करना है और हम सबको मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं अपनी पूरी कौम के लिए, पूरी मिल्लत के लिए, पूरी समाज के लिए, हम लोग इस मेहनत को कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब तक हमारे मेहमान वगैरह नहीं आए हैं, हमारे सामने इम्तियाज आलम साहब मौजूद हैं और ये क्या कहते हैं, जनगणना के सुपरवाइजर भी हैं और माशाल्लाह ये बहुत ही मुतहर्रिक किस्म के आदमी भी है और दिलचस्पी भी रखते हैं और आलिम दीन भी है। तो मैं समझता हूँ इनके दिल में भी जो फिक्र है वो यही है कि पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी मिल्लत हमारी इसके ऊपर जो मुकम्मल जनगणना वालों का साथ दें। तो इम्तियाज आलम साहब, आप क्या चाहते हैं, कैसे लोगों से आप ताउन चाहते हैं और लोगों को क्या
क्या मालूमात आप देना चाहते हैं कि लोग जब लोगों के सामने जब जनगणना वाले जाएं तो उन्हें क्या किरदार अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मालूमात फराहम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जब तक हमारे मेहमान नहीं आए हैं तब तक आप बोल सकते हैं और हमें इसके मुताबिक बता सकते हैं कि पहले चरण में लोग आएंगे तो क्या करेंगे, क्या लिख कर जाएंगे, दूसरे चरण में जब आएंगे तो क्या लिख करके जाएंगे, क्या तीसरा चरण है या नहीं है, तो ये भी हमें थोड़ा आप बताएं। जी इम्तियाज आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। अब अपने मोबाइल आप... को अगर अच्छे कर लेंगे ना तो शायद मेरे ख्याल से मुकम्मल तरीके से दिख पाएंगे। चूंकि मैं काम भी कर रहा हूं और जो चीज भी आप देख रहे हैं मैं मशगूल हूं, बहुत काफी मशगूल हूं, लेकिन अच्छा अच्छा। आप लोग के इसरार की वजह से मैं हाजिर हूं यहाँ। जो कुछ भी काम है यहाँ मैं मुकम्मल बैठ करके कर भी रहा हूँ, आप देख अच्छा सकते अच्छा। हैं। तो जी जी उसको भी हमको सबमिट करना है, 18 गते से पहले ही सबमिट करना है। तो ये सब सारी चीजें अभी काम है, जिसके बिना पर अब आपके तरफ से भी इसरार आया, जाकिर साहब की तरफ से भी और जलालुद्दीन साहब की भी तरफ से। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे दिल के अंदर कौम के ताल्लुक से जो मैंने फेस किया है तो आप लोगों के सामने बयान करूँ। जैसे कि जलालुद्दीन साहब ने जो है सवाल किया था, और हर किसी को जो है ये सवाल हो सकता है कि हमारे घर में आने वाला कौन है, क्या पूछ जा रहा है, वाकई में हकीकत में ये चीज़ें पूछी जाने वाली है या नहीं, या हम लोगों से जो इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कुछ धोखे के तौर पे लिया जा रहा है, या हकीकत में उसका कोई वास्ता है या नहीं है। ये हर किसी का हक है कि वो जाने कि हमसे सरकार क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकती है, क्या हमारे पर्सनल चीज़ें हैं और क्या हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और क्या हमारे इन्फॉर्मेशन हमको अपने छुपा कर। आपकी आवाज कट रही है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इम्तियाज भाई आपकी आवाज कट गई है। जी इम्तियाज भाई आपकी म्यूट हुआ है, म्यूट खोल लीजिए आप। तो चला गया है अभी। जी शेख चला गया हुआ इम्तियाज भाई, हो सकता है कोई मजबूरी हो, थोड़ा बच्चे भी परेशान कर रहे थे शायद उनको। जी हमारे मोहम्मद अली साहब भी माशाल्लाह लगता है जुमा पढ़ा के ही निकलेगा। जी जी म्यूट किया है मोहम्मद अली। अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आप हाजिर हुए है ना। ये सब हमारे पत्रकार संघ जो है हमारे महोदय हासिम साहब वो भी हाजिर हो चुके हैं। रफीक शाह हमारे उस्ताद हैं हमारे गांव के, और अभी माशाल्लाह मुतहरी किस्म के आदमी है, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह। हफीजुर रहमान वली अल मक्की साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमीर नदाब साहब अब अपना ऑडियो खोल लें। इनका कह रहे शेख? जमीर नदाब, जमीर ओके खोल लिए हैं। सकीर खान आप भी अपना वीडियो खोल लें, कम से कम वीडियो आप लोग खोल लें, कम से कम देखें कि आप हैं कौन लोग, कम से कम समझ तो आए। ये फेसबुक पे लाइव चल रही है। हाँ तो थोड़ा सा आप लोग अपना अपना वीडियो भी खोल लें, अच्छा रहेगा। और जो लोग कनेक्टिंग हो रहे हैं उसको कनेक्ट कीजिए थोड़ा सा, इसलिए कि जरूरी है हमारे भाइयों को जरूर कनेक्ट करें। जी जमीर नदाब साहब
आप सुन रहे हैं हमें? जी, उनका तो खुला हुआ है शेख, उनका खुला। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इम्तियाज भाई साहब चले गए हैं, ज्यादा नेटवर्क समस्या है इस बिना पर शायद, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले थे। जी चलिए जी शेख जी। किससे बात कर लेंगे तो बताएं, उसको मीट कर देते, ऑन कर देते। चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम जो है हमारे जो दूसरे मेहमान वगैरह हैं उन लोगों से भी हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो इंशाल्लाह इन सबसे बाद में भी बात करेंगे, है ना। हाशिम साहब, आप अपना ऑडियो वीडियो खोल लें, और लगता है कहीं अंधेरे में हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनगणना के बारे में अपने यहाँ क्या रुझान है लोगों का? लोग क्या चाहते हैं? लोगों को मालूमात है नहीं है? क्या आप लोगों ने फील किया वहां पे? क्या देखा आप लोगों ने? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। जी, जनगणना का जहां तक ताल्लुक है, जैसा मैं फील किया हूँ, मेरे ख्याल से लोगों का रुझान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जिनको मालूम है कि जनगणना स्टार्ट हो चुका है और कितने मरहला में होगा। बहुत से लोगों को इनके बारे में नहीं मालूम है। अब मेरे ख्याल से अभी मैं फौरन ही ज्वाइन हुआ हूँ, तो आप ही को शेख कासिम साहब मालूम होंगे कि मुझसे पहले कोई बोले हैं या ज्वाइन हुए कि नहीं हुए हैं, तो हमें डिटेल थोड़ा बतला देता जनगणना के ताल्लुक से। जी कासिम साहब। साहब जुड़े हुए थे, लेकिन वो तुरंत बात नहीं कह सकते हैं और वो कट गए हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे। वो जनगणना के सुपरवाइजर भी है, तो इंशाल्लाह वो हमें मालूमात देंगे। इससे पहले भी वो हमारे साथ आए थे। जी, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, धनुषा जिला विजयनगर पालिका गांव ठारही में आज 1 नंबर वार्ड पे जनगणना का काम जो है शुरू है। तो वहां पे तकरीबन नमाज का वक्त था, तो मैं सरसरी उससे 1-2 बात मैंने उनसे पूछा। तो जो लोग बोलते हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों का ऑडियो बंद कर दिया ताकि सारे लोग सुन सके। जी, आप अपना म्यूट खोल, ऑन कर लीजिए। जी, आवाज जा रही है? जी 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 जी। तो सलाम रहमतुल्लाह। जी जी जी। तो आज जैसा कि मैं पूछा हूँ चंद सवालात, तो जनगणना के ताल्लुक से मैंने पूछा हूँ कि अभी जो कितने मरहला में कितने स्टेप में आप आएंगे, तो दो एक फर्स्ट और सेकेंड, 2 ही में खत्म है जनगणना का ताल्लुक। पहला जो है अभी ये लोग लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उनका लिखना ये था, मैं देखा हूँ मेरे सामने में, मैं 5 मिनट वहां पर टाइम दिया, 1 नंबर वार्ड में आए हुए थे। तो 1 नंबर में कि आप जो घर बनाए हैं, तो घर का कितना साल बना हुआ हो गया, उनका सवाल ये था। दूसरा नंबर में कि घर में आपके साथ में ज्वाइंट फैमिली है या अलग है, वो पूछता है। और तीसरा नंबर में घर में टोटल कितने आदमी हैं, इसमें जो है औरत कितना है और मर्द कितना है वो। और तीसरे में आपके पास जमीन कितना है। चौथा में आपके पास जो है खासकर जानवर वगैरह कितने हैं। इसके बाद में कुछ अपांग यानी जो ये है वो लोग है कि नहीं है, उनका डिटेल्स, बैंक का अकाउंट आपके पास है कि नहीं है वो पूछता है। और लास्ट में आप लोन लिए कि नहीं है, इतना ही सवाल पूछता है। जैसा कि अभी जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि भाषा में लिखाना है उर्दू, ये सब 2 महीने बाद में, जैसा मैं उनसे पूछा हूँ कि दीपावली के बाद में ये सब जो है काम होगा। यानी अभी जो पहला चरण है, पहला चरण में इतना जो मैं आप लोगों को बतलाया उतना ही चीज पूछता है। मेरे ख्याल से उसमें से कुछ लोग जो है उसमें सुपरवाइजर में या गणक में या सुब्बा वगैरह में है। जैसे सलामत साहब का मैं नाम सुना हूँ, इसके बाद में अब्दुल्ला साहब का नाम सुना हूँ, लेकिन मैं फॉर्म में देखा तो वो सब चीज है। लेकिन मेन अहम चीज इसमें यह है शेख मोहतरम कि लोगों को बिल्कुल ही नहीं मालूम है, यहाँ पे गाइड करने वाले लोग नहीं है। किसी को नहीं मालूम है कि जनगणना के ताल्लुक से मैं किस तरह से लूंगा। जैसे यहाँ पे गांव में है,
मिसाल के तौर पे कोई एक गांव का ले लीजिए, तो उस गांव में जो इमाम है उसको अस्सलाम कम से कम वालेकुम। ना जुम्मा के दिन तो वालेकुम दूसरे दिन में भी अस्सलाम। बतलाना चाहिए कि भाई आप लोग जो इस तरह काम कीजिए, इस तरह लिखाइए। और दूसरी बात क्या है, गांव में जो भी लोग हैं, कासिम भाई जो हैं? नेता वगैरह हैं या कोई भी है, उन लोगों को खासकर तवज्जो दिलाना चाहिए, ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि किसी को अभी तक मालूम ही नहीं है कि पहला चरण का काम क्या क्या लिखा जाता है। पहला एक चरण में मिनट जो चीज हमको मैं बोला हूँ टाइम सिर्फ दिया इतना ही जाए, चीज बराए है। मेहरबानी। जी जी जी, बोले कोई आप। बोल रहे हैं बीच में? जी सर, जल्दी में कोई भाई थोड़ा, अली भाई है, कौन है? जी जी मोहम्मद अली मैं बोल रहा हूँ। जी 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 मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि मैं आज दूसरी बार आपकी मीटिंग में ज्वाइन हुआ। अक्सर आपकी मीटिंगें हुआ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि मुझको पूछा जो है, मैं हाजिर हुआ हूँ खास तौर से ख्याल करके कि मुझे मीटिंग में शामिल होना है। मौजू भी बहुत ही अहम आपने इंतखाब किया है। सारे लोग को तो देख नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे जानने वाले न जानने वाले सबको मेरी तरफ से खुलूस सलाम यहाँ है। 24 आदमी हैं। 24 आदमी है। सारे अहबाब को मैं तहे दिल से मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनगणना के ताल्लुक से अभी मीटिंग आपकी शुरू ही हुई है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय नहीं रख पाए हैं। इस बीच में मैं एक बात करना चाहता हूँ। अभी भाई साहब ने बतलाया है कि जो आकर के पहले चरण में जो उसने पूछा और जानकारी ली है, वो मोटा मोटी जानकारी लिया है। इसको क्या कहते हैं कि प्रारंभिक जो है जानकारी का, बेसिक जानकारी, जो आपके घर में कितने लोग हैं, कितने फीमेल, कितनी बकरी आपके पास है, कितने कुकरा है, कितने गाय जमीन है, ये जमीन कितना खेती करते हैं, बैंक अकाउंट है नहीं, ये सब पूछ करके वो गया है। इसका बाद में दूसरे चरण में वहां करके पूरा डिटेल लिखेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मकसद हयात की तरफ से आपके जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके मार्फत पहले उस फॉर्म को हासिल किया जाए, जिस फॉर्म पर क्या कहते हैं कि जनगणना होना है। बात सुन रहे हैं मेरी? जी। हाँ, तो वो जिस फार्म पर जो है जनगणना होना है, जिस पर जो है लिखा जाएगा सारे डिटेल को, उस फार्म को हासिल किया जाए। और हासिल करने के बाद में फिर उस पर दोबारा कभी मीटिंग रखिए और ये तय किया जाए कि किस कॉलम में क्या भरना है, क्या भरवाना है। और इसके लिए हर जिला के अंदर जो है 2-4-5 लोगों को थोड़ा सा एक्टिव कीजिए, जो खड़े हों, और जनगणना जब होना शुरू हो तो वक्त दे करके जो है हर गांव में जा करके, या जिस गांव के अंदर आदमी रहने वाला उस गांव में उसका साथ दे करके, या फिर मस्जिद के अंदर उसकी तहरीक चला करके इन सारे नुकात को लोगों को समझा दिया जाए, तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। पहले उस कॉलम उसको हासिल किया जाए, उसके जो है फार्म को, कि क्या क्या उसमें पूछा गया है और किस तरह से पूछा गया है, ताकि सामने हो तो आदमी को पहचानवाया जा सके और उसका बयान दिया जा सके। एक बात ये ठीक है? जी, फार्म के बारे में जो है, मैंने फार्म को कई बार व्हाट्सएप के अंदर मैंने डाला है, और ये पीडीएफ फाइल है जिसको आप देख सकते हैं, खोल करके बड़ा करके आप उसको देख सकते हैं। और मैंने पूरे को काट करके फेसबुक को थोड़ा बहुत डाला था, भाषा को लेकर के खास तौर से, और मजहब को लेकर के, और बाकी चीजें जो है आप उसमें देख सकते हैं आराम से, है ना। क्या क्या चीज भरना है, क्या क्या खाना है, बना हुआ पूरा सब कुछ मौजूद है, पीडीएफ की शक्ल में है। इंशाल्लाह आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी मिल जाएगा, जिली जमीयत के ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पर्सनल पे भी भेज सकता हूँ, ये मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी इंशाल्लाह। और इसके ऊपर हम लोग कई मतलब हर जगह फॉरवर्ड भी किए हैं, और इंशाल्लाह जो लोग चाह रहे हैं उनको भेज भी रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए जो है आपकी जमीयत जो है मकसद हयात, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, नेपाल में एक बहुत ही काबिल कदर जमीयत का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम है मकसद हयात। इसके लिए आप लोगों ने क्या तय किया है, क्या सोचा है, खुद आपने क्या बनाया है, वो भी थोड़ा बराए मेहरबानी बताया जाए। असल में हम लोगों ने सोचा है कि कम से कम जो गांव के अंदर लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग तो पूरे नेपाल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग जहाँ के जिम्मेदार है वहाँ के तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। और चाहते हैं कि हम 2 से 3 जिला के अंदर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को वहां तक जा करके पहुंचाएं। उसके लिए हम लोगों ने एक जीप किया, और सोच रहा हूँ कि 2-4-5 आदमी को उसके ऊपर बैठा करके हर गाँव में, चाहे वो जो भी हो, हंटी हो, बरेली हो, देवबंदी हो, कोई भी मजहब मसलक का रहने वाला हो, कोई मसला नहीं, बस कलमा पढ़ने वाला हो, सबके पास जाए वो, और वो जाकर के कम से कम इतना तो शऊर पैदा करे कि जनगणना वाले जब आए आपके पास तो आप उसका मुकम्मल साथ दें। ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर ये सोचें कि वो क्या कर लेगा, नहीं कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जनगणना वाला जब आएंगे तो आपको उसका मुकम्मल ताउन करना है, मुकम्मल साथ देना है, और वहाँ पे 2-4 लोगों को आप मुतय्यन कर दें जो पढ़े लिखे लोग हों, और वो उनके साथ में घूमे। जिस घर के ऊपर जाकर कोई परेशानी हो, कोई बात ना हो, कहीं पे कोई आदमी ना हो, तो उसका मुकम्मल तरीके से वो लोग लिखाने की कोशिश करें। उसके लिए हम लोग 2-4 आदमी को हर गांव में मुतय्यन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नेपाल सरकार की गुजारिश भी सारे पब्लिक से यही है
नेपाल सफी सरकार जान भी कुछ का भी बोलना चाहना चाहते है हैं? कि सब लोग थोड़ा सा 1 जी, मिनट और अस्सलाम हमको वालेकुम टाइम दे रहमतुल्लाह। दिया जाए, उसके बाद मैं आप लोगों से रुखसत दूंगा इंशाअल्लाह। नेपाल सरकार की अभी जो है गुजारिश यही है कि सब लोग जो है उसमें साथ दीजिए, पेश किया जाए। मैं एक और बात और रखना चाहूंगा कासिम साहब आपके सामने कि 2-3 जिला की ही बात ना करके जो है इसको थोड़ा सा आम किया जाए। हर जिला के अंदर अगर अपने अफराद नहीं है, आपके टच में जो लोग नहीं है, तो मरकजी जमीयत के अंदर जितनी भी जिली जमीयत है, कम से कम अपनी जमात के लोग जो जिला के अंदर नाजिम और सदर बने हुए हर जिला में जिली जमीयत के, तो उनको जो है क्या कहते हैं ये जिम्मेदारी दी जाए, उनको भी तैयार किया जाए, उनका माइंड मेकअप किया जाए कि बहुत अहम चीज है, इस पर आप लोग खड़े हों। तो जिली जमियात वाले जो बाकी जो लोग हैं जिस गांव में, अपने अपने गांव में कुछ लोगों को वहाँ पे तैयार करके उनको समझाया जाए, बताया जाए कि भाई जनगणना के लिए आए तो ऐसे ऐसे उसके अंदर लिखवाना है। ये ज्यादा मुनासिब और कारगर होगा मेरी नजर में, ऐसा ऐसा समझ रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आप लोग मेरी इस राय से मुत्तफिक हों। तो जब इम्तियाज इसकी भाई आ तहरीक गए इंशाल्लाह। जब इस तहरीक चल ही रही है तो फिर क्या कहते हैं कि थोड़ा सा मुनज़्ज़म अंदाज में इसको कीजिए, इंशाअल्लाह उससे फायदा होगा। जी, हमारे शेख अब्दुल मजीद साहब भी आ चुके हैं और इम्तियाज आलम साहब बहुत मसरूफ हैं, लेकिन वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा। ये हमारे भाई को जल्दी थी, वो भी जाना चाह रहे थे, और हर एक आदमी मसरूफ है इस जिंदगी में। और जानते हैं, मैं इसीलिए मैंने मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाजिम आला को मैंने खास तौर से गुफ्तगू की, उनको मैंने उसको भेजा, रिकॉर्ड भेजा, और वो जवाब भी दिए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट के लिए भी सही, 10 मिनट के लिए से मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी मसरूफियात को छोड़ करके हमारे साथ जरूर जुड़े, और यही उनसे कहना है मुझे, क्योंकि एक ऐसी तंजीम जो इतनी बड़ी हो, जिसके गांव गांव पालिका के अंदर हर जगह लोग हों, कम से कम वो अगर मुतारिक नहीं होंगे तो ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है। इसीलिए मैंने उनको उससे दावत भी दी है कि ज्यादा आप क्या कर उससे सकते हैं भी और आप ज्यादा मुनासिब ये होगा कि नेपाल के अंदर और भी जो दूसरे मकतब फिक्र की जो जमातें हैं, क्या कहते हैं कि हमारे जिला में या मुल्क नेपाल के अंदर जमीयत उलमा है हनफियों की, और उसके अलावा जमात इस्लामी की जो है युवा संघ है, तो अगर इन लोगों की एक मुत्तहिदा मीटिंग हो जाती है इस मौजू पर तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके मैं लिए इसलिए इंशाल्लाह ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस मरतबा। जी शेख शफी जान नदवी है, उसने बोलना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं। जी शेख मैं इजाजत चाहता हूँ कासिम चलिए, साहब। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और जी आपके मशाकिल को और आपके मुश्किलात को अल्लाह तबारक व तआला हल फरमाए। आमीन। इसमें हमारे जी इम्तियाज साहब जो हैं, आप लोग जरा सब्र कर लें। चलिए, इम्तियाज साहब मेरे साथ जो जज़ाकल्लाह कुछ खैर, कहना चाह रहे थे। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज साहब हैं? जी इम्तियाज साहब। जी जी, इम्तियाज साहब है जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप नहीं लोग? चला गया। हाँ जी, जी कुछ मुझे भी मौका मिलेगा? जी जी, मिलेगा मिलेगा शेख, थोड़ा सा सब लोग थोड़ा सब्र करें, सबको ठीक है, मिलेगा मौका, और हम सब इंशाल्लाह चाहते हैं इंशाल्लाह मिलजुल करके जी, काम करें। इंशाल्लाह लेकिन ये इंशाल्लाह थोड़ा बिल्कुल। सुपरवाइजर है, थोड़ा इनको जो है काम भी है, काम कर रहे हैं, तो इनको अपना मुद्दा आप पहले बयान कर लेने दीजिए, वो आपको बता देंगे, तब जाकर के हम लोग उसके ऊपर राय और मशवरा करेंगे ना। इम्तियाज आलम ठीक है साहब जी, थोड़ा सा आप जो है इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो और बताएं, मजीद बता दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जब हम लोग फील्ड में जा रहे थे तो कुछ मुश्किलात हम लोग को सामना हुई, जिसकी वजह से ये पता चला कि अवाम के अंदर जो है बेदारी नहीं हो पाई है, या अवाम को इसके ताल्लुक से जो है मालूमात नहीं फराहम किया जा चुका है। तो सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा जो सवालात ये पूछे जाते हैं कि इस जनगणना का फायदा क्या है, और इससे हमको फायदा और घाटा और नफा और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले मैं कह दूं कि एक सरकार का जो बेस होता है, मापदंड होता है, समझ लीजिए सरकार का ये एक मापदंड है। इसी के बुनियाद पर सरकार अगर किसी किस्म की योजना परियोजना अगर लाना चाहती है तो वो इस मापदंड को सामने रख करके ला सकती है। और सबसे बड़ा अहम फायदा इस जनगणना का ये है कि जो हम कहते हैं कि हमारी तादाद इतनी है उतनी है, हम लाख जो है चिल्लाते रहें कि हमारी तादाद 10% है, 15% है, लेकिन जब तक सरकारी रूप से आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई इसका दस्तावेज नहीं होगा या सेंसस का रिपोर्टिंग नहीं होगी, तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारी जो है संख्या इतनी है, हमारी जनसंख्या इतनी है। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मर्दमशुमारी के अंदर हमारे जो कौम है या मुसलमान कौम है, उनकी सही तादाद जो है एक सरकारी स्तर के ऊपर ऑथेंटिक रूप से मंजर आम पे आ जाती है।
बाज जगह मैं गया तो लोगों ने ये भी कहा कि इससे कबल भी जो है कई मरतबा हमारे गणना हो चुका है, लोग हमारे घर आ चुके हैं और फोटो वगैरह लिया, नागरिकता वगैरह लिया उन लोगों ने, और कितने मरतबा आप लोग ये सब करते रहेंगे। जो भड़ास उन लोगों का सरकार के ताल्लुक से था उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर निकाला। बाहर क्या हम लोगों ने सब्र तहम्मुल के साथ जो अपनी ड्यूटी निभाते रहे। तो ये बता दूं कि इससे कबल जो है नगर पालिका और जिला ये स्थानीय तह के तहत ये मुहिम चलाया गया था कि हमारे इलाके के अंदर गरीब परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जो है विपन्न परिवार कितने हैं, और उसी तरीके से गरीब लोगों को जो है कुछ सहायता करने के ताल्लुक से जो है स्थानीय तह पे इसकी कोशिश की गई थी। लेकिन एक खास बात हमारी ये है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से किसी का कोई फोटो खींचने की अनुमति नहीं है, और ना ही किसी किस्म की डॉक्यूमेंट चाहे नागरिकता हो, जन्मदर्ता हो, पासपोर्ट हो, किसी किस्म को लेने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर घर वाले अपने तौर पे वो किसी चीज को वजाहत नहीं करते हैं और मजीद वो अपनी वजाहत के लिए आपको अपने दिखाएं आईडी प्रूफ, तो फिर अलग बात है। लेकिन हम लोग किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। ये हमारे जनगणना में, हमारे जनगणना में ये कहा गया है उत्तरदाता सर्वोपरि, कि जो जवाब देने वाला, लिखाने वाला बंदा जो कुछ बोले वही सबसे सही माना जाएगा। अब जो है इसका जो है चंद जो बुनियाद जो पहले चरण में हुआ है, जो हम लोग अभी कर ही रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है मुकम्मल कर लिए हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ मुकम्मल कर लिया है और अब मैं सबमिशन के दौर पे हूँ। कुछ टोटलिंग वगैरह का काम से बाकी रह गया है, इसलिए 18 गते के अंदर हम लोग को सबमिट करना है। तो इसमें एक ये होता है कि आप आमतौर से सबसे बड़ा फायदे जो है ना इसके बुंदावाइज, ऐसे बहुत से फायदे हैं, लेकिन बुंदावाइज जो इसके अंदर चीजें हैं उसके एतबार से, आप कहीं भी फार्म भरते हैं तो उसमें आपको घर नंबर पूछा जाता है। तो एक इसका फायदा ये भी होता है कि आपको एक घर नंबर मिल जाता है। जैसे बैंक का फार्म हम लोग फिल करते हैं तो उसका जो है कहीं कहीं रहता है कि आपका घर नंबर क्या है। उसी तरीके से नेपाल सरकार जो है आमतौर से जो है घरों के ताल्लुक से एक योजना बनाती है कि कितने साल तक घर को रखा जाए, कौन से घर जो है नुकसानदेह है, कितने घर हमारे इलाके में कौन से घर पुराने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भूकंप के वक्त जो है वो घर दूसरे घर के लिए भी नुकसानदेह हो। तो इसमें हम लोग घर के साल भी लिखते हैं, जैसे कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल। सबसे पहले हम लोग क्रम नंबर देते हैं, घर क्रम संख्या, और यो घर कति तल्ला को सर कति वर्ष भयो के, मतलब हम लोग ये घर कितना मंजिला है और कितना साल हुआ। तो ये जो चंद चीजें जो इस सवाल है इसके अंदर, उसका ताल्लुक हमारे फायदे और गैर फायदे से, इसलिए मैंने इससे बहुत सी चीजें ग्रुप में भी रखा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इसके फायदे के ताल्लुक से मैं बात करूंगा कि हमारे लिए फायदा क्या है। तो सरकार हो सकता है आइंदा जो है ये योजना बना सकती है कि आपको इतने साल तक घर रखना है, या अगर आपका घर इतना पुराना हो गया तो उसको मुनहदिम करना है। फिर उसके अलावा सरकार ये जानना चाहती है कि आप जिस घर में रह रहे हो, आप किराए पे रहते हो, आपने घर बनाया है दुकान के लिए या सिर्फ रहने के लिए, इसलिए कि सरकार के आगामी योजना ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया को अलग किया जाए, रेसिडेंशियल एरिया को अलग किया जाए। तो ताकि जो है जो फैक्ट्री वगैरह है उसके जो नुकसानात है, उसके जो वायु प्रदूषण है, उसके वजह से जो रेसिडेंट में रहने वाले लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो जो इसका जो है महल नंबर 3 है उसके अंदर ये है कि वो यो घर मुख्य रूप में के को लागी प्रयोग करिए को चाहिए, यानी आप दुकान है या आप रहने वाले हैं। यहाँ हमारे यहाँ लगभग 12 कोड हैं, इसमें आवासीय है, व्यापार है, सरकारी है, शैक्षिक है, स्वास्थ्य जन्य है, उद्योग कारखाना है, बैंक, वित्तीय संस्था, संस्थागत, होटल, तथा यहाँ तक कि गोट, धनसार, मचान तक को भी कहा गया है। बकरी के रहने की जगह, धान रखने की जगह या अन्य प्रयोजन, या खाली जगह है या घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ। फिर उसके बाद जो है ये पूछा जाता है कि इस घर में कितने परिवार रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक घर के अंदर एक ही परिवार रखता है। सरकार के नजदीक जो है अगर एक ही घर के अंदर 2 मुख्तलिफ लोग अलग अलग खाना बना करके रहते हैं तो वो अलग अलग परिवार शुमार किए जाते हैं, गोया कि वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, घर से एक ही घर के अंदर रह रहे हो। तो हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है अलग अलग भांसाघरी बसे का। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है अगर अलग खाना आप बना करके खाते हैं, गोया कि आपका एक मुस्तकिल परिवार है। अब इसके आगे जो है सरकार की कुछ योजना हो सकती है, वो अलग बात है। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आपके घर के अंदर जो है कितने परिवार हैं। जैसे अगर एक घर के अंदर एक परिवार है या 2 है, उसके बाद हम लोग घर नंबर दे देते हैं, घर परिवार क्रम संख्या दे देते हैं। एक घर के अंदर अगर 1 है तो घर नंबर 1 हो गया, परिवार नंबर 1 और 2 हो गया।
फिर उसके बाद जो जैसे जलालुद्दीन साहब ने भी पूछा था कि हमारे यहाँ हमारे रिश्तेदारों का नाम लिखा, हमारे बुजुर्ग अब्बू का नाम लिखा, उसमें जो है यह असल जो है घर मूली का नाम नहीं है, हमारे यहाँ जो है घर परिवार मूली का नाम है। जैसे ये है कि अगर एक घर है तो घर का एक मालिक, अगर एक परिवार है तो एक हो सकता है घर मूली भी हो सकता है, परिवार मूली भी वही हो सकता है। लेकिन अगर एक घर के अंदर अगर दो परिवार है तो फिर परिवार मूली अलग अलग हो सकते हैं। तो जब हम लोग कहते थे गार्जियन का नाम लिखा है, तो हमारे समाज के अंदर ये होता है कि सबसे पहले जो सबसे पुराने आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, यही हमारे घर के गार्जियन है। कोई अपनी दादी का नाम, कोई अपने दादा का नाम लिखा जाता है। जो हम लोग को तालीम दिया गया, जो मोटी सी किताब मिली है, उसके अंदर यही है कि परिवार मूली वो घर का वो फर्द होगा जो जिसको घर के चलाने में उसका दखल रहा हो। अगर उसका दादा है तो वो, अगर उसके बाप है वो, उसका बेटा है, यहाँ तक के पोता है, या उसके घर को उसके बारे में अच्छी मालूमात हो, तो उसको भी हम परिवार मूली के नाम में रख सकते हैं। सरकार का एक मकसद ये भी है ताकि ये मालूम करे कि घर के अंदर जो है जो घर मूली है वो अपने घर के बारे में मालूमात रखता है या नहीं। अब आता है हमारे यहाँ तादाद का, जो हमारे यहाँ महल नंबर 9 में है, वो मर्दों और औरतों का मामला आता है कि आपके घर में मर्दों की तादाद कितनी है, औरतों की तादाद कितनी है। जब यहाँ तक आते हैं तो कुछ लोग हिचकिचाने लगते हैं कि हमारे मर्द औरतों की तादाद ये क्यों पूछ रहा है। और एक और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जो हम लोग के लिए कहा गया है, ये हमारे ब्लू डायमंड के लोग जो हैं और जो तीसरी लिंगी लोग हैं, बाकायदा वो हमारे तालीम के अंदर भी वो लोग आए थे, और उसके लिए अलग से हमारे पास एक मुस्तकिल किताब ही है। उसमें ये बतलाया गया है कि ये जो है तीसरी जिन्स वाले लोग जो हैं एक ही नहीं है, बल्कि ये 10, 11, 12 किस्म के होते हैं। और वो 10, 11, 12 किस्म को मैं यहाँ बयान करना मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि उसमें लेस्बियन, गे वगैरह सबको जो है वो तीसरी लिंगी के अंदर जो है उन लोगों ने शामिल किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के घर में पूछा जाए कि आपके घर में कोई तीसरी लिंगी है, कोई ऐसा है बंदा है, तो लोग गुस्सा जाएंगे। तो हम लोग इशारे किनारे में पूछते थे कि आपके घर में कोई मर्द और औरत के अलावा भी कोई दूसरा है। तो इस तरीके से हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती थी। और इसका मकसद जो है, हमारे दो टीचर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो है सरकार से भत्ता खा रहे हैं और मुख्तलिफ तंजीमों से भत्ता खाते हैं, तो अगर इनकी तादाद है सही में तो वो उसके सामने, सरकार के सामने आए। इसलिए कि इन लोगों ने कहा कि हमारी तादाद 5,000, 10,000 ये है वो ऐसा वगैरह है, और नहीं है तो जो हकीकत है आप लोगों के सामने रखें। तो इत्तेफाक से हमारी जनगणना मुकम्मल हो गई है, लेकिन एक भी कोई तीसरी लिंगी हमारे एरिया के अंदर नहीं मिला है, हमारे वार्ड के अंदर नहीं मिला हुआ। अब ये जो नेपाल सरकार है, अब उनका अपना नीति है और उनका जो है तीसरी लिंगी के साथ जो उनका जो है समझौता है, उसके मुताबिक इन लोगों ने इसमें रख दिया है। अब उसके बाद आते हैं जमीन और जायदाद के ताल्लुक से। जमीन और जायदाद के बारे में पूछते ही लोग हिचकिचाने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर हमने जमीन जायदाद अगर ज्यादा बतला दिया तो सरकार का कहीं छापा हो जाए, इख्तियार दुरुपयोग वाले आ जाए वगैरह वगैरह। देखिए, इसका जो है सबसे अहम फायदा ये है कि यहाँ जो है ना, सबसे पहले पूछा गया है कि इस नगर पालिका और गाँव पालिका के अंदर आपके पास कृषि जन्य, आपके पास जमीन है लेकिन बंजर जमीन है या भड़ेड़ी है, तो वो शुमार नहीं होगा, बल्कि कृषि प्रायोजन को लागी जगह। इसका मतलब यह है कि ऐसा जमीन जिससे आप बराह रास्त फायदा उठा रहे हो और खेती करके उससे आपका अनाज किसी तरीके से आप अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, तो इस नगर पालिका के अंदर इसलिए कि अगर आप अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मुशक्कत नहीं हो रही है इस बिना पे। तो इस नगर पालिका के अंदर आपकी जमीन कितनी है, खेती कितनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस एक ही जिले के अंदर, अगर इस नगर पालिका के अलावा आप दूसरे नगर पालिका में, एक ही जिले के अंदर और दूसरे नगर पालिका में हो सकता है आप यहाँ ना दूसरा खरीदा हो, तो हमारे यहाँ जो सरकार का जो मापदंड है, जो हम आमतौर से कहते हैं कि किसी और किसान या कृषक बैंक में आप जाएंगे तो उसका जो मापदंड ये है कि किसको किसान कहा जाएगा। ये भी आप जान लें कि सरकार जो है, ये तो हम लोग के अंदर की बात है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि सरकार जो है किसान किसको करेगी, या किसान के जो कैटेगरी के अंदर किसको लाएगी, या कृषि लोन वगैरह किनको मिलेगा। वो यहाँ हमारे सरकार ने एक रखा है कि जिसके पास 8 धूर भी जमीन होगा, यानी हिमालय पहाड़ का जिला में कमती में 4 आना, यानी हिमालय पहाड़ के अगर लोग हैं तो उन कम से कम 4 आना जमीन हो। तराई का जिला में कमती में 8 धूर क्षेत्रफल को जगह में कृषि कार्य गौरे को। अगर तराई के लोग, जैसे हमारे यहाँ जो है जो 22 जिला है तराई का, अगर उसमें 8 धूर भी अगर किसी के पास जमीन है खेती का, तो वो किसान में शुमार होगा। और हमारे पास यहाँ अलग ही एक अलग फार्म मिला हुआ है कृषि
घर परिवार संख्या उतार फार्म, जिसमें हम लोग को किसानों को अलग करना है। तो ये जो है 8 धूर भी अगर किसी के पास जमीन है तो वो किसान की कैटेगरी में आएगा। अगर 8 धूर से कम है, गोया वो किसान नहीं है, गरीब है, तो अगर वो सरकार आगे योजना बनाएगी तो हो सकता है अगर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए अलग हो सकता है कि टैक्स वगैरह की योजना बनाए तो वो टैक्स वगैरह। देखिए, किसी भी मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए टैक्स सबसे अहम चीज होती है। अगर टैक्स लोगों पे लागू ना किया जाए या लोग ईमानदारी से टैक्स ना दे तो मुल्क नहीं सही से चल सकता। तो सरकार की एक योजना ये भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि है। उसी तरीके से जो टैक्स वो सरकार मालदारों से लेती है वो गरीबों ही में तकसीम करती है। आजकल जो भी गरीबी निवारण की योजना अगर नेपाल सरकार की तरफ से आ रही है, वो मालदारों से लिए हुए टैक्स ही जो है गरीबों को दिए जाते हैं। उसी तरीके से नगर पालिका अंदर और बाहर दोनों मिलाकर के यहाँ खेती की तादाद है, अगर दोनों के जोड़ में भी अगर 8 धूर आता है तो वो शख्स किसान माना जाएगा और किसान की सूची में हम लोग को रखना होगा। फिर उसके बाद चौपाए का मामला आता है। चौपायों के ताल्लुक से बतलाया गया कि गाय भैंसी जैसे बड़े बड़े 4 पैर वाले जानवर अगर उसके पास एक भी है तो वो शख्स किसान माना जाएगा। उसी तरीके से छोटे छोटे 4 पैर वाले जानवर जैसे भेड़ा बकरा, यहाँ उन्होंने सुंगर बंगुर वगैरह भी लिखा हुआ है चौपाए, अगर 5 के तादाद में है तो वो शख्स भी किसान माना जाएगा। उसी तरह से छोटे छोटे जो है परिंदे जैसे मुर्गी मुर्गा वगैरह हांस वगैरह, अगर उसके पास अगर 20 है तो वो 20 के भी तादाद में। कुछ लोग जो है ये लोग जो है बताने में हिचकिचाते थे, कहते थे कि ये बकरी है तो कुर्बानी में दसई में काट के खा जाएंगे वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से सारी मालूमात लोगों को फराहम करनी चाहिए, इसमें हिचकिचाहट नहीं महसूस करनी चाहिए। उसी तरीके से जो हमारे पास कॉलम नंबर यानी महल नंबर 17 है, उसमें ये कहा गया है कि सरकारी अनुदान से आपका घर बना है कि नहीं। बहुत सी जगह सैलाब ज़्यादा है, हमारे यहाँ इलाके में हुरी बतास के भी लोग मुतासरीन हुए, तो सरकारी घर को बताने की जरूरत नहीं, हम लोग उसके सामने घर जैसे ही जाते थे फौरन पता चल जाता था, इसलिए कि उसकी संरचना अलग ही रहती है जो सरकारी अनुदान से बना हो, हम लोग देख करके खुद ही लिख लेते थे। फिर उसके बाद जो कॉलम हमारे यहाँ 18 नंबर है, उसकी ये है कि कितने मर्द और औरत का बैंक अकाउंट है। देखिए, सारी चीजें जो है ना दुनिया डिजिटल होती जा रही है। सरकार कोई भी अनुदान देती है तो आपको कैश नहीं देती, बल्कि ये जानना चाहती है कि आपका बैंक खाता है ही नहीं, और बैंक खाते ही में किसी के माल की ट्रांसफर होती है। तो सरकार ये जानना चाहती है कि हमारे आवाम में से मर्द और औरतों का कितने लोगों का कितने संख्या में इस घर और इस परिवार का बैंक से राब्ता है। अगर बैंक से राब्ता है तो कितने और कितने लोग बैंक से दूर हैं। तो हो सकता है कि सरकार इसलिए कि सारी चीजें चाहती है कि सरकार वो बैंक के थ्रू हो, ताकि स्टेटमेंट अर्थ मंत्रालय तक हर या जो भी टैक्स वगैरह के ताल्लुक से जो भी मंत्रालय है उनकी इसके ऊपर नजर है। फिर उसी तरीके से जो हमारे यहाँ महल नंबर 19 है, उसमें यह दिया है कि आप सिर्फ तालीम हुनर और हिरफत के ताल्लुक से प्राविधिक टेक्निकल तालीम व्यवसायिक तालीम कमर्शियल तालीम आप है कि नहीं। देखिए, एक मुल्क के अंदर जहां पढ़े लिखे लोगों की एक अहमियत होती है, उसी तरीके से यूरोप के अंदर भी एक स्किल्ड पर्सन की भी, जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी टेक्नीशियन, उसी तरह से टेलर, इनकी भी एक अलग अहमियत होती है। यहाँ तक कि आज आप देखेंगे होटल मैनेजमेंट की भी जो है पढ़ाई हो रही है। तो सरकार ये जानना चाहती है कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर कितने तालीम याफ्ता लोग हैं जो जिन्होंने तालीम हासिल करके बैठे हुए हैं या काम काज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है सरकार ये लास्ट में जो है ना हमारे पास जो कलम है, कॉलम नंबर 20 महल नंबर 20, उसके अंदर यह है कि आपने सहकारी संस्था, वित्तीय संस्था या बैंक से किसी भी तरीके से आप कर्ज में मुब्तला है या नहीं है, ये सरकार जानना चाहती है। तो ये पहले चरण का जो है जनगणना है, जिसमें एक सुपर्यवेक्षक जाता है और सारी चीज। आपकी आवाज कट गई। जी इम्तियाज साहब, आपकी आवाज कट रही है, कट गई है बल्कि। और यही चीज जो है सरकार अब पूछना चाहती है। दूसरे चरण में जो चीजें हैं वो कुछ इससे ज्यादा ही लंबा है, और मैं जैसे कि मैंने वादा किया था कि जब उसका वक्त आएगा या उससे कबल जो है तो उसको मैं बयान करूंगा। इसलिए कि दूसरे चरण का जो है वो आपको जो है ना कार्तिक 25 गते से लेकर मंगसिर 9 गते तक, एक बीच में जी आवाज आपकी कट गई है इम्तियाज भाई। थोड़ी देर में आपकी आवाज कट जाती कभी कभी। चलिए बहरहाल, जी शायद आ जाए, नेटवर्क की कमी है। जी अब्दुल मजीद, जो शेख अब्दुल मजीद है उनका दिया जाए मौका, नए हैं अभी। ना इसके बाद उन्हीं का रहेगा इंशाल्लाह।
असल में ये मुकम्मल मालूमात दे रहे हैं ना, कि क्या क्या करना नहीं करना। जी जी। हाँ, तो आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले चरण से इसका फायदा क्या। अब दूसरे जो चरण है उसमें आपके ताल्लुक से जो है मुख्तलिफ चीजें पूछी जाएंगी कि आप जो है आपके आमदनी का स्रोत क्या है, आपका घर किस तरीके से है, आप कौन कौन सी चीजें जानते हैं, बहुत सी चीजें हैं, उसको बताने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये जो पहले चरण में जो मैंने मुश्किलात पेश किया था, तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि ये हमारे लिए फायदाजनक है या नहीं, या इसमें हमारे लिए क्या घटा है, क्या नुकसान है। तो जी मैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कोशिश ये करूंगा कि ये चीज जो है जिस तरीके से हम छोटे मोटे जलसे जैसे मस्जिदों में इस तरह से करते हैं, तो लोगों को बेदार करें ताकि वो लोग जो है सही और सत्य तथ्य लोगों तक पहुंचाए। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी इम्तियाज साहब, ये गुजारिश है कि जैसे पहले चरण के ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात पे आपने रोशनी डाली, दूसरे चरण में जो है खास तौर पे कौन से निकात है जिसपे तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, उस पर कुछ लबकुशाई फरमा दें ताकि वो बात और निकात जो है अबरज अबरज से सामने में रहनी चाहिए। जी, दूसरे चरण में ये इसके बाद जो है पहले चरण का जो बाद है उसके बाद एक जो है सामुदायिक प्रश्नावली, इसका ताल्लुक जो है हमारे और जो वार्ड अध्यक्ष जी होते हैं उनसे उनके बीच में है कि आपके वार्ड के अंदर जो है कितना है, क्या है, सारी चीजें आपके अंदर जो है ना, वार्ड के अंदर कितनी सहूलियात है, क्या क्या उपज है। तो ये हमारे और वार्ड के अध्यक्ष के अंदर के बातें हैं, वो सरकार लेना चाहती है, तो इसका ताल्लुक आवाम से खासा तौर पे नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि दूसरे चरण के अंदर, तो दूसरे चरण के अंदर हम लोग के बजाय वहां आपके पास पहुंचेंगे गणक। तो हो सकता है मेरे अंदर में तीन चार गणक रहे, उसमें जो है वो उसको मुख्य प्रश्नावली कहा जाता है। फार्म वगैरह आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, उसके अंदर वो सारी चीजें वही रहेंगी। हाँ, वो सारी चीजें वही रहेंगी जो हम लोग लिख करके ले जा रहे हैं। उसके अंदर एक जो चीजें इजाफी होंगी वो यही है कि जैसे आपके परिवार में अगर कोई, जैसे अगर आप महोत्तरी के रहने वाले, कोई काठमांडू रह रहा है, कोई बारा जिला का रहने वाला, कोई धनुषा रह रहा है, तो उसमें अनुपस्थित जो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो हाजिर है सिर्फ उन्हीं को गणना करते हैं। और इसे मुख्य प्रश्नावली जो कार्तिक 25 गते से लेकर मंगसिर 9 गते तक होगा, उसमें आपका परिवार अनुपस्थित स्वदेश मित्र रहेगा। जैसे आपके जो सदस्य हैं, जो आपके अफराद है, घर के अफराद, अगर वो काठमांडू में रहते हैं तो उनका विवरण देना होगा कितने हैं। परिवार अनुपस्थित विदेश गए का, अगर आपके घर में कोई आदमी विदेश किया हुआ है तो उसका है, ये आपका पहले फार्म के अंदर है। फिर उसके बाद आता है मामला पारिवारिक खंड का। पारिवारिक खंड में सबसे पहला जो नंबर होता है उसमें ये होता है कि तपाई को परिवार लेख प्रयोग करे को घर को स्वामित्व कस्तो है, यानी अगर आपका जो घर है वो आपका खुद का है या भाड़े में है, ये चीज पूछा जाएगा। दूसरे नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा तपाई को परिवार को प्रयोग करे को घर को जग के लिए बने को, अच्छा आपका घर जो है ना मिट्टी का है, सीमेंट का है और बांस का है, फूस का है, ये चीज पूछा जाएगा। तीसरे नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा तपाई को परिवार ले प्रयोग करे को घर को बाहर गारो के लिए बने को, अच्छा बाहर का जो हिस्सा है प्लास्टर है, मिट्टी से प्लास्टर है, लेपा वगैरह किस तरीके का है। चौथे नंबर पे जो पूछा जाएगा जी इम्तियाज भाई, आपकी आवाज कट रही है। बहुत डिस्टर्ब दे रहे हैं इम्तियाज भाई का। चला गया है इम्तियाज भाई, चला गया अभी। ये दूसरे वो कह रहे थे कि दूसरे चरण की बातें अभी कहेंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा उतना ज्यादा। इंशाल्लाह इसको हम जोड़े रखेंगे हमेशा के लिए। जब तक गणना नहीं हो जाएगा तब तक इम्तियाज साहब जो सुपरवाइजर भी हैं जनगणना के, उनको इंशाल्लाह हम जोड़े रखेंगे। हर हफ्ते उसको हम लेके आएंगे और इंशाल्लाह उनसे मुकम्मल मालूमात लेते रहेंगे। जी, शेख हबीब बशीर हबीब मदनी साहब भी हमारे साथ है। बशीर हबीब मदनी साहब माशाल्लाह बुजुर्गवार है लेकिन हाजिर हो जाते हैं तो बड़ी दिली खुशी होती है, और इन सब के आने की वजह से एक एनर्जी भी मिलती है। आज हमारे शेख अब्दुल मजीद साहब भी हमारे उस्ताद कराम भी यहाँ मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि उनको मैंने ख़ास तौर से बात की थी कि आप आएँ और जनगणना के ताल्लुक से हमारे कौम के अंदर जो कमी बेशी है उसको किस तरह से पूरा किया जाए, उनको मालूमात कैसे दी जाए, उनको मालूमात कैसे फराहम की जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने इन सारे लोगों को मैंने दावा दी थी, जिसमें शेख मुस्तकीम मदनी हफिज़हुल्लाह भी हैं, और क्या कहते हैं कि मैं जमीयत अहले हदीस नेपाल के जो
नाज़िम आला है वो हमारे अजीज रहमान तुर्बा साहब, उनको भी मैंने दावत दी थी, और शेख अब्दुल मजीद साहब को मैंने दावत दी थी, और बड़े बड़े लोगों को मैंने पूछा भी था। और मैंने जिली जमीयत अहले हदीस के शेख अब्दुल अजीज साहब को भी, मुतीफिर साहब को भी, सबको मैंने मैसेज किया, लेकिन जवाब उन लोगों की तरफ से नहीं आया। जिन जिन की तरफ से जवाब आया था मैंने सबको शामिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा जनकपुर से बहुत सारे नौजवान जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उन लोगों को मैंने दावत दी है, लेकिन अभी तक उन लोगों की उपस्थिति नहीं हुई है। हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई मुश्किलात हो। बहरहाल हम लोग चाहते हैं कि सारे के सारे लोग आए, सारे के सारे लोग जुड़े, और इसीलिए मैं अब्दुल अजीज साहब से कहा था कि आपकी जिम्मेदारी में जितने भी लोग हैं जमीयत अहले हदीस के, खासतौर से ये 2 नंबर प्रदेश के जो 8 जिला हैं, उनका पूरा नंबर भेजिए हमारे पास। तो उनका नंबर आ गया है, और बाकी इजला के जो नंबर है वो हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि वो सब के सब हमारे साथ जुड़े और नंबर हमको भेजें, अगर जो लोग हमें सुन रहे हो, हर जिले के लोग भेजें। और मरकजी जमीयत अहले हदीस वाले जो खास तौर पर तवज्जो दे काम करें, लोगों तक मालूमात फराहम करें, और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कदम है। सरकार को मुकम्मल तरीके से हमें ताउन करने की जरूरत है। तो मैं दावत सुखन दूंगा अभी शेख अब्दुल मजीद हफिज़हुल्लाह को। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मजीद साहब, माजरत चाहता हूँ, आज तो मैं मशगूल था, लेकिन जब ऐलान देखा कि शेख अब्दुल मजीद आ रहे हैं, हमारे मरकज के सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो उधर से इधर आया कि कुछ फायदा हासिल करूं। हम फेसबुक पे डायरेक्ट सुनेंगे, लेकिन मेरी दूसरी मशगूलियत है, और मैंने मकसद हया से बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे मशाइख, हमारे कहते हैं रहबर सब आए हुए थे, दिल था कि यहाँ रहूं, लेकिन मैं दूसरे जगह मशगूल हूँ। सिर्फ सलाम करने आया हूँ, खासकर शेख अब्दुल मजीद के इस नूरानी चेहरा का दीदार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल बाग बाग हो गया। मा अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिल्लाह तौफीक। आप शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह कल हम यूट्यूब पे सुन लेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी देर के लिए भी आए। जी शेख अब्दुल मजीद हफिज़हुल्लाह। जी 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 बोले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। बहुत खुशी की बात है, आप लोग जो खिदमत अंजाम देते हैं और जो काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये जनगणना के हवाले से आपका ये प्रोग्राम है, और इस पर थोड़ी आवाज कम आ रही है शेख, थोड़ी सी आपकी। शेख ईयरफोन नजदीक रख लीजिए, ईयरफोन थोड़ा। अच्छा, आवाज बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी शायद। अच्छा जी शेख बोलिए, आप बोलिए शेख, बोलिए। अच्छा अच्छा, शेख ईयरफोन थोड़ा नजदीक ले रख ले तो बेहतर होता। फिर उधर की, अच्छा ईयरफोन निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, एयरफोन का जो मैक है ना, वो मैक थोड़ा आप नजदीक लाइए, वो बाद में अच्छा से आपको क्लियर हम लोगों को सुनाई देगा। हाँ, वो वाला मैक है ना, वो बस आप उधर रखो नजदीक। जी जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, आप लोगों का काम देखता रहता हूँ, अच्छा है। और इस पर मरदमशुमारी के लिए मुल्क भर में अहले इल्म ने काम किया है, तहरीरी तौर पे भी और मीटिंग वगैरह करके भी। और अभी जो मोहम्मद अली साहब, शेख मोहम्मद अली साहब कह रहे थे कि सब मसलक के लोग बैठते और इस पर इत्तेफाक राय करते, तो इस सिलसिले में भी सभी मसलकों से हम लोगों ने बैठक की है, यहाँ तक के आपकी, हाँ खोल लीजिए उसको जरा, आपका ऑडियो बंद हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिए शकील साहब, दूसरे का बंद कीजिए, जो मुकर्रिर है उनका नहीं कीजिए। शकील भैया वो कर ऑन कर दो मुझे। जी जी, तो बता ही रहा था कि क्या हो रहा है। अब बाकी लोग जितने सबके सब खामोश रहे, हम लोग हैं ना यहाँ पे। आप लोग जो है अजीम साहब, आप लोग खामोश रहे। बोलिए आप, वहीं से प्रॉब्लम है उनका। कभी कभी ईयरफोन जो है ना गड़बड़ हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ऐसा होता रहता है हिलने के बाद। ईयरफोन की वजह से होती थी। हम लोग तो ईयरफोन यूज ही नहीं करते, हम तो डायरेक्ट बात करते हैं।
सामने रखिए और बात करें। जी जी शेख बोलिए आप। जी जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बस हम पर जो वो तासुब का जो लेवल है, तो सिर्फ रस्मी तौर पे जहां जहां भी काम हो रहा है, हुआ है, उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। अभी भी फील्ड में जितना काम हो देख रहे हैं, सामने रिपोर्ट आ रही है, खबरें आती है, बंद हो जाता है। जो ताकत मानी में है वो अल्फाज में नहीं है, ये रस्म और रवाज में नहीं है, इस तरीके में नहीं है। और जो ताकत पहचान में होती है वो इन बातों में नहीं होती है जो हम खाना पूरी के लिए करते हैं। इसलिए एक पहचान के साथ हमको जिस तरीक में और जिस काम में हाथ डालें, उस काम को हम उस अंजाम तक सही सालिम पहुंचाए। यहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे मजमून पर जवाब दिया। खुद हमारे आप मसलकों की बात करते हैं, यहाँ असरानियत वाले भी बिल्कुल नापसंद करते हैं कि इस ढंग से ये काम हो, जैसे उर्दू, आप उर्दू ही क्यों लिखाएंगे। तो भाई वाज़ेह तौर पे ये उर्दू बर्रे सगीर की ज़बान है, राब्ते की ज़बान है और सभी लोग उसको समझते हैं। यहाँ काठमांडू में तकरीबन 100 से ज़ायद मुसल्ले और मसाजिद हैं, 44 से ज़्यादा मदारिस हैं। इस हर जगह जो है मतलब उर्दू में तालीम होती है, उर्दू में तकरीर होती है। काठमांडू में 95% नेपाली बोली जाती है, लेकिन तमाम मसाजिद में उर्दू में तकरीर होती है। उसके बावजूद ये आवाज़ उन्हीं लोगों के तालीम याफ्ता लोगों की तरफ से आती है कि उर्दू क्यों। अगर उर्दू में उर्दू वो चीज़ होती तो जिस देश में उन्होंने सवाल किया, मेरे पोस्ट पर उन्होंने कमेंट किया कि जिस मुल्क में सरकारी जबान उर्दू है, वहां तो बोलने वाले सिर्फ 8% से कम ही है। तो इस उर्दू में क्या चीज है? तो मैंने उसका जवाब दिया जरा संजीदगी से, और थोड़े दिनों के बाद 10 दिनों के बाद कुछ और दूसरे कमेंट आए, तो मैंने बताया कि उर्दू में ताकत और कशिश जो है, मैंने ये बताया कि आप इसको इस पहलू से भी लीजिए, दूसरे पहलू से भी उस पर गौर कीजिए। दूसरा पहलू उसका ये है कि उर्दू में कितनी ताकत है और उर्दू में कितनी कशिश है, जिसने 8% की नुमाइंदगी के बावजूद उसने लोहा मनवाया और उस मुल्क की सरकारी जबान बन गई है उर्दू। उसमें कितनी ताकत है। और ये उर्दू पूरे बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक में भी बोली जाती है और राब्ते की जबान बन चुकी है। और इससे हमारे कम से कम यहाँ नेपाल में हमारे आदान प्रदान की जबान हो या मजहब की बात समझाने की बात हो, तो उर्दू ही में सारी किताबें हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू के अलावा नेपाली भी वो काम कर ले, वो जबान नेपाली भी काम कर लेगी उतनी, तो भाई आप क्यों खामोश हैं? आप क्यों बैठे हुए हैं? आप कीजिए ना उस पर भी काम, किसने छोड़ा है? और जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, तबलीग का काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके पास नेपाली जबान नहीं है, वो नेपाली नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं। तो फिर आपको समझाएंगे किस तरह, किस जबान में समझाएंगे? और हर जगह जहां भी व्हाट्सएप पे भी बात होती है, जहां भी इस किस्म की मीटिंग होती है, हर जगह तो उर्दू में आप बात कर रहे हैं, फिर इसको अपेक्षित क्यों करते हैं? तो हम ही में इख्तिलाफ करने वाले हैं, जो थक करके जिस मीटिंग में भी बात कामयाब हो जाती है, लेकिन इख्तिलाफ करके वो चीज आगे नहीं बढ़ पाती है। और जो गांव-गांव में जो कर्मचारी जा रहे हैं, उनके अंदर इस्लामोफोबिया का जो असर है,
जो हमारे बारे में उस पर जो है मीडिया का जो असर है, गैर मुल्की मीडिया का जो जहनों पर असर है, वो हर कर्मचारी जानता है कि इस आदमी के घर में और इस चीज में क्या सही जानकारी लेनी चाहिए, वो कर्मचारी खुद जानता है, लेकिन सही जानकारी उससे हासिल नहीं करता है और न उससे उसको दर्ज करता है। ये बेईमानी हर जगह है। तो इस पूरी बहुत बड़े बेईमानी को दफा करने के लिए, खत्म करने के लिए हम सबको तो एक होना पड़ेगा। हम सबको तो बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बड़े इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ तक के मसलक ही की इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा इत्तेहाद हमको अपने घर में भी, एक आदमी दीनी तालीम याफ्ता है और एक आदमी असली तालीम याफ्ता है, वो मसलक से ज्यादा कठोर है। वो आदमी जिसके पास वो मसलक से ज्यादा कठोर है हमारे घर का। हम मदरसा से तालीम पाए, हमारे दूसरे रिश्तेदार जो है स्कूल से और कॉलेज से तालीम पाए, वो ज्यादा कठोर है इस मामले में। इसलिए उनके पास आज मौलाना, जब आप जाइए काठमांडू किसी मस्जिद में या दुनिया के किसी मस्जिद में, एक मौलाना साहब ऐलान के लिए खड़ा होता है, चंदा के ऐलान के लिए, और ऐलान कर देता है कि मैं फला मदरसा से आया हूँ, और वो भागा हुआ गेट के पास जाता है, मस्जिद के गेट के पास, और चादर बिछा देता है, जहाँ चप्पल जूता के बीच में चादर बिछा देता है, और वहां पर वो खड़ा होकर के पैसा मांगता है। वो दयनीय अवस्था है। जो भी देखता है तरस खा करके 50 रुपया 10 रुपया गिरा देता है, तरस खा करके, ऐ मौलवी साहब जाओ तुम ही खा लेना। वो इस दिल में ये भी रखता है कि जाओ तुम ही खा लेना, ये तरस खा करके। लेकिन वो मौलवी साहब क्या करता है, उस पैसे से मदरसा चलाता है, यतीम खाना चलाता है, यतीम को पालता है, और मस्जिद बनाता है, तामीरी काम करता है। एक रूम है तो 4 रूम, 10 रूम, 20 रूम तैयार करता है। और आज गांव-गांव में जो मदरसे कायम है, इन्हीं पैसों से, इन्हीं भिखमंगों से। ये हम अपने यहाँ की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं। दूसरे मुल्क में जाने वाले भी इसी रास्ते से पैसा हासिल करते हैं, इसी जिल्लत से पैसा हासिल करते हैं। तब आपके गांव-गांव में गांव मदरसा है और तामीरी काम हुआ है। लेकिन जो लोग ये एतराज करते हैं, जो लोग असली तालीम पाए हुए हैं, वो बता दे कितना बोर्डिंग स्कूल ही सही जो मुसलमानों की खिदमत अंजाम दे, मुसलमानों का काम करे, नुमाइंदगी करे, उन लोगों ने क्या खिदमत अंजाम दिया है, कि कौन सा तामीरी काम किया है जो सार्वजनिक कर दिया है पूरे मुसलमानों के हक और हित के लिए। तो ये सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी बात, हम अपने अंदर उस इस्लाह को लाने की जरूरत है जिस फिक्र से आप कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं, और आज ही चाहते हैं कि हम कामयाबी का सेहरा हमको मिल जाए। और हर आदमी कह रहा है कि हम 2 महीना से 6 महीना से लगे हुए हैं। अरे ये कामयाबी के करीब है, कामयाब हो गया, ये मिशन कामयाब हो गया। अब कामयाब के चक्कर में क्यों जाते हैं? कुछ अंबिया ऐसे भी होंगे हश्र के मैदान में जिनके पीछे एक उम्मत भी ना होगी, एक उम्मत भी ना होगी। या वो नबी कामयाब नहीं है? इसलिए हमें अपने पहचान की जरूरत है। मैंने एक दिन आपको कहा था शेख कासिम साहब कि पहचान क्या है। जब इस्लाम का नाम आए दुनिया के किसी गोशे में जहां एक भी मुसलमान नहीं है, और वहां इस्लाम का नाम और मुसलमान का नाम आए, तो हर आदमी वहां का, कोई काफिर भी होगा, मुशरिक भी होगा, तो मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसकी जुबान पे आएगा। पहचान उभर के आएगी। जब उंदुलुस के फतह का नाम आएगा तो तारिक बिन जियाद का नाम और मूसा बिन नुसैर का नाम आएगा। जब ईसाइयों को शिकस्त देने वाले का नाम आएगा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आएगा। दुनिया में आइए, अगर दक्षिणी अफ्रीका का नाम कोई लेगा किसी मजलिस में, तो वहां पर सबके जहन में तस्वुर आएगा नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का वो मुल्क। हिंदुस्तान का नाम आएगा तो कहेगा कि महात्मा गांधी का देश। उसी तरह हमको पहचान बनाने की जरूरत है कि जिस वक्त ठाड़ी का नाम आए
तो फौरन पहचानने वाला कहे कि अरे कासिम का वो ठारी जो कासिम जहां का है। तो पहचान आप आदमी को अपने अमल को इसरार के साथ और खिदमत के साथ और कुर्बानी के साथ और जिद्दोजहद के साथ इसको इस्तेमरार देंगे, मजबूती में लाएंगे, इखलास के साथ काम करेंगे, तभी हो सकता है। नहीं तो फिरके बंदी में, मसलकों के तजाद में और ये असरानियत के झमेले में ये सब बटने वाली बात होती है, थकने वाली बात होती है। ये जिम्मेदारी हम सब की उस वक्त है। हर आदमी इस जिम्मेदारी को कौन कबूल करे? वो आदमी जो जिस अंदाज में आप तंजीम चलाते हैं, तो तंजीम के सभी जिम्मेदारों पर फर्ज है, जरूरी है कि आप जिस हल्के तक हैं उस हल्के में इस काम को एकदम मजबूती के साथ कीजिए और पूरा हक अदा कर दीजिए कि ये हल्का हमारा है, इसमें हमको काम करना है। इसलिए कि कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल अन रइयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है। आप अगर किसी तंजीम के मेंबर भी हैं और आपका क्राइटेरिया, आपका हुदूद जितने काम करने का है, उस दायरे में आप मजबूती के साथ वहां पूरा हक अदा कर दीजिए। गांव में है तो गांव में पूरा हक अदा कीजिए, तब जो है आपकी पहचान वहां से, अपने गांव से आपकी पहचान उभरेगी, अपने हल्के से आपकी पहचान उभरेगी। पूरे दुनिया को जोतने की जरूरत नहीं है, अब पूरे मसले को उठाने की जरूरत नहीं है। पूरे मसाइल हम नहीं हल कर सकते हैं। जिसका काम है, जैसे मुस्लिम आयोग का काम है, मुस्लिम आयोग पर हम सबको भिड़ जाना चाहिए था शुरू ही से, उन पर दबाव डालना चाहिए था कि आप पूरे नेपाल भर की नुमाइंदगी करते हैं, आपसे क्यों कोताही हो रही है? फला गांव में ये कर्मचारी इतना बदसलूकी क्यों कर रहा है? पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? अन्ना क्यों नहीं हासिल कर रहा है? ये काम हमारा करना है उस केंद्र पर जिसने पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है। और वो चूंकि नेपाल सरकार की कमीशन है, नेपाल सरकार का आयोग है, इसलिए हर चीज को पहचान मुरतब करने की जरूरत है, अपनी रूहानियत को जगाने की जरूरत है, अपने फिक्र को पैदा करने की जरूरत है, इस फिक्र को तकसीम करने की जरूरत है। बात जो है वजनदार हो, बात कीमती हो, न के लफाजी हो, न के बातूनी आदमी हो, बात में वजन हो, मानी हो, अल्फाज न हो बल्कि मानी हो, फिक्र हो। ये चीज कहीं भी पेश कीजिए और कहीं भी कम ही गुफ्तगू कीजिए, कम ही लिखिए और कम ही काम कीजिए, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से और मजबूती के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों का भला करे। और मुझको भी इजाजत दीजिए, कुछ मेहमान आए हुए हैं हमारे जिला से, हमारे भाई सब आए हुए हैं और उनसे जी माशाल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप माशाल्लाह इस हालत में भी आप हमारे साथ जुड़े रहे, इतनी देर तक जुड़े रहे। मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें जो 5 मिनट टाइम दे देता है तो मैं तो उसका शुक्रगुजार होता हूँ। आप इतना टाइम दे दिया माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए शेख, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता फरमाए और तादेर आपका साया हम लोगों पे रहे और आपके जो वाज़ो नसीहत। हेलो जी शेख कासिम, आप कहाँ हैं? आवाज नहीं आ रही आपका। हेलो जी शेख बोलिए, आप बोले। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? इसके बाद जो है लुकमान साहब, कौन साहब बात करना चाह रहे थे? लुकमान राय जी। लुकमान साहब, हाँ जी कौन है? मुस्तकीम हो? मैं आवाज उधर की नहीं सुन पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। शेख अब्दुल मजीद साहब कम से कम वहाँ काठमांडू में रह के दीगर जो है जमातों की मीटिंग में शरीक होते हैं और बारहा माशाअल्लाह देखे हैं कि ज़िली जमीयत या मरकजी जमीयत या दीगर जमात से जुड़े अफराद शरीक नहीं रहते हैं, लेकिन ये शेख जो है ना कौम का दर्द लिए हुए इस तरह के जो मुसलमानों की तालीमी बेदारी, तालीमी मुहिम, इस तरह के प्रोग्राम में हमेशा शरीक होते हैं। तो काठमांडू में जैसा कि मोहम्मद अली साहब ने कहा कि दीगर जमात के लोगों या नुमाइंदों के साथ मीटिंग हो, तो शेख वहाँ रहते हुए कम से कम काठमांडू या युवा संघ और दीगर जमातों की सरगर्मियां के ताल्लुक से कुछ रोशनी डालते,
उन्होंने कहा अपनी पहचान बनानी चाहिए, तो बनाने के क्या तरीक़ेकार हो, इन उन खुतवात को ही बताए, तो हम कैसे बनाएंगे, इस सब पे जो है सवाल रखते और ये शेख उसका जवाब देते। और जैसा कि उन्होंने इम्तियाज साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है, उस तरह से मनहजी बात जो है वहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, या दीगर जमात में क्या सरगर्मियां हैं, इस पे भी रोशनी डालते, क्योंकि काठमांडू में वो है। तो निकल गए हैं बहरे के ये जोश दिला करके, बहरे के बहुत बहुत उनका शुक्रिया। पहचान बनाए, लेकिन बनाए तो कैसे बनाए, इस पे रोशनी डालनी। चलिए इंशाल्लाह दोबारा फिर हम उनको बुलाएंगे और जरूर उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मैंने उसको नोट किया है और मैं उसके ऊपर फिक्र भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ किस तरह से होना भी चाहिए। और इंशाल्लाह एक तरह की इस तरह की एक मीटिंग जो मोहम्मद अली साहब ने कहा है, मैं कोशिश करूंगा, अगर हो पाया तो मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगा, या जनकपुर में हो या काठमांडू में हो या विराटनगर में हो, जहां भी होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे चंद अफराद को कि वो चंद मसलकी तौर से सब लोग इकट्ठे हों और वो लोग एक चीज के ऊपर, जो भी जनगणना हो रहा है इसके ऊपर कम से कम सब लोग मिलजुल के काम करें। हाँ, कोई रूटिंग बनाए जो अपने समाज को जगाएं और अपने अपने अहबाब को अपने अपने हल्के में जाकर के सब इसको इसकी कोशिश करें। जी लुकमान साहब, जी हम सलाम वालेकुम। रहमान साहब को बाद में टाइम देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि निचोड़ वही लोग पैदा पेश करते हैं। जी लुकमान साहब बोले आप। जी हमारा नाम मोहम्मद लुकमान है, हम सप्तरी से है जी। हमारा फेसबुक आईडी में राहत अली राही करके है। अच्छा अच्छा, जो गाना गाते हैं? जी नहीं, हम टीचर है, हमारा पेशा टीचर है, हम प्राइवेट टीचर 13 में जागीर है हमारा। हम इससे जनगणना के तहत से ये हम आपके यहाँ रात हो गई क्या, अंधेरे में? जी नहीं, हम रूम में है, पहाड़ में है, इसलिए यहाँ अंधेरा है। थोड़ा उजाले में आ जाइए, लोग भी आपको देखें। बोलिए बोलिए आप बोलिए। हम लोग अपना फेसबुक प्रोफाइल पे ये 1 महीना पहले से हम इसके बारे में जन चेतना जगा रहे थे। हमारा असूल क्या है कि हम अपने मातृभाषा पे जोर दें। इससे पहले मौलाना साहब बहुत अच्छा बात किया कि हमारा मातृभाषा उर्दू हो। उर्दू इसलिए हो कि हमारा दीन और इस्लाम के बात उर्दू में होता है, किताब बहुत ज़्यादा उर्दू में है, उसका नेपाली ट्रांसलेट करे तो उसका अर्थ अनर्थ लगता है। और नेपाल के संदर्भ में हम जो संविधान मानते हैं, संविधान में शिक्षा संबंधी हक है जो संविधान के मौलिक हक अंतर्गत पड़ता है। उसमें भी मातृभाषा में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल तक का। तो उसमें अपना उर्दू भाषा हो, अगर उर्दू भाषा होगा तो ये मदरसा शिक्षा को बाद में जाके अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा कि ये उर्दू मदरसा के अभी तो मदरसा शिक्षा के बारे में विधेयक आ रहा है, इंशाल्लाह विधेयक। हाँ, मैं बीच में रोकूंगा, हमारे इम्तियाज साहब जा रहे हैं। इम्तियाज साहब, आपको मैं इंशाल्लाह हर जुमे को जो है अब मैं आपको खास तौर से रखना चाहूंगा, इसलिए कि आपके जरिए से बहुत सारी मालूमात हो रही हैं और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और मैं चाहता हूँ, यही चीजें तो मैं चाह रहा हूँ कि मुकम्मल मालूमात जिनके पास हो वो हमारे साथ जुड़े और वो आपके जरिए से इंशाल्लाह इसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह डाल करके इस चीज को आम किया जाए। तो दूसरा गणना जब आएगा तो उस वक्त क्या क्या चीजें होंगी, मुकम्मल तफसीलात पहले आपको दिया जाएगा और आप इंशाल्लाह उसको मुकम्मल तफसीलात करें। उसके बाद हम लोग अपने अपने तफसीरें करेंगे। आप इजाजत चाह रहे हैं, आपको इजाजत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपको लंबी उम्र अता करे, आमीन। जी लुकमान साहब। जी बोले वही कि हमारा मिशन ये हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जनगणना में भाग ले। उसके लिए हम अपने इमाम सबको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मस्जिद है, मस्जिद का इमाम है, उससे राब्ता होगा तो नमाज में जुमा के रोज खुतबा के बाद भी ये अपना बात रख सकता है। उससे ज्यादा आम होगा जो मस्जिद से जुड़ा हुआ है, वो सब में जाके ये बात करे जनगणना संबंधी हमारा हक क्या है, हम कौन जात लिखा है, कौन धर्म लिखा है, कौन भाषा लिखा है, जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे कौम के लिए अच्छा हो। और ये मदरसा से ताल्लुक है, जो मदरसा में है वो मौलाना साहब से आप कांटेक्ट कीजिए, उससे राब्ता कीजिए और उससे बात कीजिए। ये सारी बात जो हमारा धर्म क्या है, धर्म कौन क्या लिखाना चाहिए, भाषा क्या लिखना से अच्छा होगा, उसके बाद जात क्या लिखाना से अच्छा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा बहस चला था। हम लोग ये फेसबुक में हाले थे, बहुत ज़्यादा बहस हुआ था ये मियाँ भाषा लेके कि पहाड़ी समुदाय का लोग सब बोलते थे हम उर्दू का ही लिखा है। तो उर्दू का ही लिखा है, जब हम उर्दू बोलते ही नहीं है तो उर्दू लिखाने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुआ था, हम लोग भी अपना बात रखे थे। तो इसलिए कि ये बहस का विषय है, जो लोग मुस्लिम समुदाय में शिक्षा से बहुत दूर है लोग,
पढ़ा लिखा नहीं है, और जो भी पढ़ा लिखा है वो घर में नहीं है, विदेश में है, या बहुत कम मात्रा में जो लोग है जो घर पे है। इसलिए कि ऐसा एक टीम बनाए जो जहाँ मुस्लिम बहुलता क्षेत्र है उसमें जाके वो काम करे। हर लोग को जाके ये जनगणना संबंधी तालीम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन बता तो सकते हैं ना। मौलाना है, मौलाना जाके बस बताए, कोई पढ़े लिखे युवा सब है वो जाके अपना बात रखे। मुस्लिम आयोग से भी अब हम बात किए थे, वो बहुत ज्यादा वो बोलता था प्रोग्राम किए। प्रोग्राम काठमांडू में नहीं होता है, पूरे मुस्लिम 2 नंबर प्रदेश 1 नंबर प्रदेश तराई क्षेत्र में मुस्लिम का संख्या ज्यादा है, तो वो तक काठमांडू में 2-4 आदमी को बुला लेते हैं, कोई पार्टी पैलेस में जाके भोज कर लेते हैं, वो फेसबुक पे डालते हैं, जहां तहां डालते हैं कि हम प्रोग्राम किए। ये प्रोग्राम मुस्लिम आयोग का कोई हमारे नजर में फायदा का नहीं है। जब फायदा वो होता है कि मुस्लिम आयोग सब जिला में जाके एक मीटिंग रखता, उस मीटिंग में मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने वाले जो उलमा है, कोई मस्जिद का इमाम है, वैसे लोग को वहां पे बुलाते और उसके बीच में अपना बात रखते, तो मुस्लिम आयोग का ये प्रोग्राम किया हुआ फायदाजनक होता है। लेकिन वो नहीं करता, वो अपने रिश्तेदार अपने नाता गोता के आदमी को बुलाते हैं, मजा से बैठ के पार्टी करते हैं, खाते हैं और फेसबुक में लाइव देते हैं, हम ये अपना प्रोग्राम कर लिए। ये गलत है। और जो भी ये संस्था था आपका, ये यूट्यूब, ये जूम आईडी से जो भी अभी कनेक्ट हुआ है, आपका संस्था से जो भी जुड़ा है, आप सबसे अपील है कि अपने अपने गांव में, अपने जिला में, अपने क्षेत्र में जो मुस्लिम है, मुस्लिम बहुलता गांव है, वहाँ मदरसा होगा, मस्जिद होगा, उस इमाम से राब्ता कीजिए, मौलाना से राब्ता कीजिए और वहाँ पे जाके जनचेतना जगाइए कि हमारा धर्म इस्लाम है, जात मुस्लिम है, अपना मातृभाषा उर्दू है, पुरखा का भाषा उर्दू है, ऐसे करके अपना लिखे। और जो ड्रॉप ऑफ, हमारा साक्षर दर कितना है, मुस्लिम कितना पढ़ा लिखा है, उसका जो बीच में पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिया, वो क्या अभाव से छोड़ दिया, वो सब एजुकेशन सेक्टर का हर एक डिटेल वहाँ होना चाहिए। इसलिए कि आने वाले 10 साल के लिए हमारा यही एक रिसोर्स है, मुस्लिम का बायोडाटा है, जो आने वाले 10 साल के लिए हमारा योजना तय करेगा। मुस्लिम में बहुत साक्षर नहीं है, इसलिए कि आने वाला समय पे हम लोग का आरक्षण होगा। भाई 1 मिनट के अंदर उसको खत्म करें, अब हमारे बहुत सारे अहबाब है और टाइम बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम शिक्षा से बहुत दूर है, वंचित है, इसलिए कि सत्य तथ्य जो है वही जनगणना में लिखा है और आने वाले टाइम में हमारा जो आरक्षण मिलेगा, जो समाज पिछड़ा हुआ है, नेपाल सरकार उसको आरक्षण देता है, उसमें हम लोग का भी आने वाला टाइम में आरक्षण मिले, ये कहते हुए अपना बात खत्म करते हैं। सलाम अलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। साबिर कबारी साहब। जी साबिर कबारी साहब तो थे, अभी शायद निकल गए क्या? जी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। उसके बाद आप जितने भी भाई हैं ना, कम से कम 2-3 मिनट करके सबको इंशाल्लाह मौका मिलेगा, जिसमें हमारे कलीम रैन भी हैं, बिल्कुल हमारी तरह टोपी फोटो में लगा हुआ है ना, तो आपको भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा। और हमारे जो भी भाई हैं, तो आप लोग जो है 2-2, 3-3 मिनट आप लोग जो है अपना राय और सुझाव दें कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। जी साबिर कबारी साहब। जी पहले अपना अस्सलाम वालेकुम तारुफ कराएं, रहमतुल्लाहि आप वबरकातुहू। अपना नाम बताएं, गाँव बताएं, किस जिले के वो बता दें, ताकि आदमी को पूरा मुकम्मल पता चल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साबिर कवारी हूँ और मेरा घर मोहतरी जिला भंगा नगर पालिका 8 में है और हम संस्था चलाते हैं बिस्मिल्लाह नेपाल सोसाइटी इम्प्रूवमेंट। और बहुत खुशी हुई आप लोगों का मीटिंग देख करके, और जो अब्दुल माजिद साहब का जो वॉइस सुने और कुछ स्पीच सुने, बहुत खुशी हुई। और मेरा दिल का ही बात उन्होंने कहा और वही बात हमको भी कहना था, लेकिन सब बात हो ही चुकी है। और एमडी लुकमान जी भी सही बात कहें और सब आदमी वही बात कहेंगे। तो आप भी कह ही चुके हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सब बात सही है, बहुत खुशी हुई। लेकिन एक बात हम लोग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाली बात है और उस पर काम करने वाली बात है और काम करने वाली काम है
जो सबसे ज्यादा जरूरी है तालीम है। तालीम पर ज्यादा ध्यान दीजिए सब आदमी मिल करके और उस पर काम कीजिए। और जो जनगणना है, जनगणना के बारे में अभी हमारे गांव में भी और हर गांव में उतना जानकारी नहीं है, उतना मतलब कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में। और जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग भी सही ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं गांव में। हम लोग तो बाहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, संघ संस्था चलाते हैं, तो हम लोग थोड़ा फ्री है, काम करके आते हैं, टाइम काम करने के बाद जो बचता है तो हम लोग अपना देश के बारे में या अपना गांव के बारे में या अपना कौम के बारे में सोच रहे हैं और सोचते हैं। लेकिन गांव के लोग उतना फ्री नहीं है हम लोग के बारे में सोचने के लिए। वो लोग कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी नेपाल से अब्दुल माजिद साहब जो हम लोग से बहुत उम्र दराज है, बुजुर्ग हैं, अपना तजुर्बा भी बताए हैं, बहुत खुशी हुई उनका बात सुन करके। और लुकमान साहब भी सही बात कहे हैं। तो यही मेन निचोड़ यही है कि हम लोग सबसे ज़्यादा तालीम पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ना है और कामयाब होना है। तो और जो माजिद साहब ने एक बात उन्होंने कहा था, कह कर गए हैं, और किसी ने सवाल भी किए थे कि कैसे कामयाब हो, तो उनसे पूछे थे। मैं यही कहूँगा सब आदमी को, हम लोग को कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेन चीज़ है शिक्षा। और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, गांव में मदरसा में फ्री तालीम कीजिए। तालीम को सबसे ज़्यादा फ्री करने की कोशिश कीजिए। अपना गांव में स्कूल है, स्कूल में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मदरसा है, मदरसा तो हम लोग फ्री में ही पढ़ाते हैं, सब आदमी हर जगह, हर इंडिया से लेकर के नेपाल पाकिस्तान हर जगह फ्री में ही तालीम दी जाती है। लेकिन उसमें अभी क्या हुआ है कि गांव-गांव में बोर्डिंग स्कूल के जैसा मदरसा भी होने लग गया है। अभी लोग बोर्डिंग स्कूल जैसे खोलते हैं ना, वैसे मदरसा भी खोलने लग गए हैं। उसमें क्या होता है कि अब जिसके पास पैसा नहीं वो पढ़ नहीं पा रहा है। पहले तो हम लोग दिन दिन का तालीम फ्री में देते थे, लेकिन अब पैसा से देने लग गए हैं, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो अभी हम लोग का बिस्मिल्लाह नेपाल सोसाइटी इम्प्रूवमेंट की तरफ से बेनात मदरसा भी खोलने वाले हैं, उसमें हम लोग लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारे उधर मोहतरी जिला में मदरसा जो है बेनात मदरसा है ही नहीं, है भी जनकपुर में, तो पैसा लेते हैं। जिसके पास 2 या 3 बच्ची है, लड़की है, तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि 35,000 का सलियाना लेते हैं। अब 3 बच्चे हैं तो 30 या 90,000, 30,000 का लेगा तो हो जाएगा। 35,000 तो सीधा बढ़ जाता है, तो उतना पैसा आदमी नहीं उतना दे नहीं पाएंगे। और पढ़ा उसी की वजह से पढ़ाई में हम लोग पीछे है। तो जब तक आप सब लोग मुसलमान ही हैं, तो हम लोगों को तो मालूम ही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। हम लोग ज़्यादा तालीम पर ध्यान देने के लिए कहा है, लेकिन हम लोग उससे पीछे हैं। तो हम लोग मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा हम लोग तालीम पर ध्यान दीजिए, और अपना पैसा दुनिया के लिए, दुनिया में रखने के लिए जमा नहीं कीजिए। जो पैसा बचता है, आपसे फालतू लग रहा है कि हम पैसा वाले हैं, उसमें से निकाल करके कहीं अच्छा जगह पे चैरिटी कर दीजिए, मदरसा में बच्चा लोग को पढ़ाइए। और उन्होंने एक और बात कहा था, कह कर गए हैं माजी साहब, जो उर्दू पढ़ने वाले मांग करके भी पढ़ाए हैं, हम लोग को इल्म दिए हैं और मौलाना आलिम बनाया है। लेकिन हिंदी पढ़ने वाले ने आज तक कहीं फ्री नहीं पढ़ाया है और नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ हालांकि कहीं स्कूल में पढ़ के आते, ट्यूशन भी फ्री में नहीं पढ़ा देते हैं, और ट्यूशन भी पढ़ाते, पैसा लेकर के भी पढ़ाते हैं। तो अपना मोहल्ला का भी कम से कम एक या दो बच्चा को भी फ्री नहीं पढ़ा पाते हैं, ट्यूशन भी नहीं पाते हैं, तो पढ़ा पाते हैं तो लाइफ टाइम क्या पढ़ाएंगे और उसका ज़िंदगी क्या संवारेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल है कि जो मदरसा में जो चीज़ होता है वो कहीं नहीं होता है, और फिर भी बदनाम है, तो इस जो चीज़ से बदनाम है उस पर भी हम लोग ध्यान दें। और एक और बहुत बहुत मेरे शुक्रिया तरफ साबिर कवारी साहब, सुना आपके बारे में, आप भी बिस्मिल्लाह चलाते हैं। जी, और तो आपने अभी तक क्या किया, थोड़ा सा बताइए डिटेल्स अगर बता सकते हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम बहुत कुछ किए हैं। मदरसा वगैरह में भी पैसा चैरिटी करते हैं, हम लोग पैसा जमा करते हैं। पैसा जमा करके किसी की शादी में, या कोई लाचार है, कोई बीमार है, किसी को खाने के लिए नहीं, मतलब गरीब यतीम को हेल्प करते हैं हम लोग। इस ये एक हो गया हेल्प। हेल्प तो एकदम हम मेरे लिए एकदम ईजी है, और हम सब के लिए ईजी है, क्योंकि हम मेरे पास 500 रियाल है, तो उसमें से हम 10 रियाल निकाल दिए हैं।
आप भी 10 रियाल निकाले, अभी 4 भाई है, 10 तो 40 रियाल हो गया। 40 रियाल हम किसी को दे देंगे तो वो इजी माइनर चीज है, हम सदका निकाल रहे हैं, वो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए निकाल रहे हैं। तो ये तो हम इजी हम मान रहे हैं। मेरा एक मेन प्लानिंग है जो मदरसा है, फ्री तालीम, फ्री खाना, फ्री रहना, शादी उदी सब जो दहेज के मामला में भी है और बाल विवाह भी है वो भी रुक जाएगा, हम लोग रोक पाएंगे, और दहेज मुक्त भी हम लोग कर पाएंगे। तो सरकार कानून बनाते हैं कि दहेज मुक्त करो या बाल विवाह नहीं करो, लेकिन उसका फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। हम इस संस्था से फैसिलिटी देने वाले हैं इंशाअल्लाह। साबिर कुवारी साहब, वो आप कौन सा जगह से हैं? जी 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 अब्दुल मोमिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साबिर कुवारी साहब, आप सर कौन सा जगह से है सर? आप अभी कौन सा जगह में फाउंडेशन चला रहे हैं? घर हुआ मोहतरिज, जिला भंगा नगर पालिका 8 में, और हम अभी कतर में काम कर रहे हैं, कतर में रह रहे हैं, कतर से चला रहे हैं। और उसमें मेंबर बहुत सारे मेंबर हैं, भाई सब है, साथ दे रहे हैं और जुड़े हुए हैं। और फेसबुक पेज भी है हम लोगों का, और ऑफिस भी अभी जनकपुर दर्ता किए हैं, दर्ता हुआ है, बिना दर्ता का नहीं है, दर्ता कर लिए हैं जनकपुर 7 नंबर में। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साबिर कवारी साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी और हम सब मिलजुल करके अपने समाज के लिए काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल जी कलीम साहब, कलीम राइन साहब, आप हमें अगर सुन रहे हैं तो 1-2 मिनट के अंदर आप भी कुछ अपना तजिया पेश करें। कलीम राइन साहब शायद हमें नहीं सुन रहे। जुनैद राइन साहब, जी कलीम साहब अपना वीडियो भी खोलने अगर खोल सकते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा घर सिरा सुखीपुर। बहुत खुशी हुई है कि जनगणना के बारे में मालूम हुआ, इम्तियाज साहब बताया है। जी जुनैद साहब थोड़ा सा रुक जाइए, कलीम साहब बोल रहे हैं अभी, कलीम को बोलने दीजिए, इसके बाद आप थोड़ा बोलिएगा। जी जुनैद साहब, हाँ जी कलीम भाई बोले। जी मेरा घर सिरा सुखीपुर नगर पालिका 5 लड़काना बाजार, और मैं जो है ये फर्स्ट टाइम आप लोगों की मीटिंग में आया हूँ, और जो है जनगणना के बारे में जो है सुना हूँ, बहुत अच्छा लगा है। जो हमारे मुसलमान भाई जो हैं सब लगे हुए हैं इस काम को इंशाल्लाह आगे बढ़ाइए, है ना। हम जो है साथ हैं, और मैं कतर में रहता हूँ, अभी कतर में हूँ, और जो है मैं उन्नत लोकतंत्र पार्टी से भी हूँ, स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियान जो स्वागत नेपाल चला रहे हैं उस पार्टी से भी हूँ, और मैं यहाँ का सदस्य भी हूँ। इंशाल्लाह जो है हमारा जो है टारगेट भी यही है कि जो है स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क के बारे में, और स्वागत नहीं नेपाल सर से बातचीत भी होती रहती है, तो हमारे मुसलमान समुदाय के लिए जो है जो भी चीज़ है वो जो है इंशाल्लाह जो है पूरी होगी, है ना। और जो हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी जो है इसके ऊपर जो है हम साथ सपोर्ट रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आगे आप लोगों के बारे में इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह और बातचीत होगी। जी जरूर जुड़े, हर जुमे को हमारा यही टाइम है, 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम लोग करते हैं। अभी तो 4-10 मिनट लेट हो जाएगा, इसलिए कि हमारे कुछ भाई बाकी है और कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जी जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई कि आप लोग भी आए, सुने, हम बहुत अच्छी बात है। जो कीजिए, हम आएंगे आप लोग के साथ, बातचीत करेंगे, जो हमारे गांव में मुआशरा में है उन लोगों को बताएंगे ऐसा सब बात है। अभी ये चल रहा है, इसमें जो जानकारी सही हो लिखवाना चाहिए, इसमें एक दूसरे को मालूमात देना चाहिए, जो सही रहेगा हमारे कौम के लिए, हमारे पीछे बच्चे के लिए भी सही रहेगा। किसी जगह मदरसा हो, कोई सरकार के ताल्लुक से कुछ पैसा आए, कुछ बजट आए, तो अपना मुस्लिम में सही रहेगा। बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जुनैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आते रहे, जुड़ते रहे, और हम लोग भी कभी कभी मीटिंग करते हैं इसी ग्रैंड मॉल में कतर ही में, तो अगर मौका मिले तो आप जरूर आए, जो भी कतर के अंदर रहने वाले लोग हैं, है ना। इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को जोड़ेंगे और आप लोग आइए, बातचीत करेंगे, कौम के लिए, मिलत के लिए, समाज के लिए जरूर आप लोग भी करें, अपने अपने गाँव के लिए करें, अपने अपने मोहल्ले के लिए करें, लेकिन करें। जी अमीरुल साहब, आज आपके बताए हुए कोई भी अफराद नहीं आए हैं,
क्या वजह हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी शायद वो सब बिजी हो गया है ना, सब जनगणना में लगा है, और दूसरा उस लोगों को अभी सलीम साहब है ना, उसको भी दावत दिया था, वो शिरकत हुआ। और साबिर कवारी सर जो संस्थापक है, तो वो चलाता है इम्प्रूवमेंट, उसको भी दावत दिया हूँ, वो भी आया। और गांव में भी अभी मीटिंग किया 2 दिन पहले। इंशाल्लाह जनगणना में जितना हो सके उतने हम लोग लगा है, और दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों तक हम पहुंचाते हैं। जी वक्त की कमी है, 1-1 मिनट अगर बोल सकते हैं तो भाई लोग अपना बोले। फैयाज साहब हैं और जलालुद्दीन भाई हैं, 1-1 मिनट आप लोग बोले। इंशाल्लाह हम आज हमारे जो शेख है हफीजुर रहमान वली अल मक्की साहब, इंशाल्लाह आखिर में हम इन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआए कलमात के साथ इस मजलिस का अख्ताम करें। तो फैयाज साहब मसरूफ है या कुछ बोले तो 1 मिनट बोल दें आप। जलाल भाई आप भी अपना ऑडियो खोल लें। लगता है लोग हमें नहीं सुन रहे हैं। और अजमत साहब से तो खैर अजीम साहब से बात हुई थी, अल्लाह उनको जाए खैर दे, और बहुत सारे हमारे अहबाब निकल भी चुके हैं। तो मैं हफीजुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा। जी कोई बोले हैं शायद अभी? जी मैं कह रहा था कि शेख मकसद हयात की तरफ से जो वो जनगणना के लेकर मकसद हयात को जो बनाए थे, क्या कहते हैं वो, क्या क्या नाम लिखाना है, क्या जाति में क्या है और धर्म में क्या है, इस तरह से वो दिखा दे डेमो में। दिखा दो एक बार, जगह अच्छा रहेगा। दिखाइए उनको डाल दीजिए और हर जगह डालते रहिए उन सब चीजों को, लोगों को बताते रहें, अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से सारे काम होना भी जरूरी है। विदेश में तो अभी सबको मालूम हो ही चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गांव वाले लोग जो हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। जी आप लोग दिख रहा है ये? जी दिख रहा। क्या ये हम लोगों ने मकसद हयात की तरफ से एक फोरम बनाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उर्दू में भी है और नीचे मैंने हिंदी में भी कर दिया है, और बीच में हमने लिख दिया है कि किस फोरम में क्या है। जैसे धर्म में इस्लाम आपको लिखना है ना, जाति में जो है मुस्लिम लिखना है ना, मातृभाषा में उर्दू है ना, पुरखा भाषा में उर्दू, और बाकी जो दूसरे भाषा है हमें लिखा होगा दूसरों भाषा नेपाली में। उस भाषा के अंदर मैथिली, भोजपुरी, मियाँ या बंगाली जो भी आप बोलते हो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, इंशाल्लाह आप लोग जो है मकसद हयात से हासिल कर सकते हैं, है ना। इनके फेसबुक पे भी मिलेगा आपको। फेसबुक पे जब मकसद हयात लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, जो फोटो के साथ आपको दिख रहा अभी है ना। जाकर ऐसे ले सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं वेबसाइट में जाकर। इसके अलावा भी किसी को भाई को फार्म वगैरह चाहिए है ना, कि जनगणना का फार्म या कोई और मालूमात या किताब, उसके मुतालिक किताब भी मेरे पास है। तो हर भाई आप हमारा अपना नंबर भेजें, या मेरा नंबर जो है 70394980 है ना, आप उसके ऊपर जो है हमें व्हाट्सएप करें, आपको मुकम्मल किताब भेज दी जाएगी और मुकम्मल फॉर्म जो मेरे पास है वो सब भेज दिया जाएगा। जिसको सहूलत है वो वेबसाइट से भी ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज है मकसदहयात.com, वह ये इसका वेबसाइट भी है, अब वहां से भी सारी चीजें ले सकते हैं। वहाँ पे सारी चीजें, ये सारी वीडियो जो आप लोगों का जो वीडियो बन रहा है, ये सारी चीजें भी बन रही है, वो सारी चीजें आपको उधर से मिल सकती हैं, है ना। और यूट्यूब की शक्ल में भी हमारे पास मौजूद है मकसद हयात। जब लिखेंगे आप तो यूट्यूब भी आपको मिलेगा। सारे लोगों की जो तकरीर है, जो बात है, जो भाषण है, वो सारी चीजें हम लोग मकसद हयात के ऊपर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह एक तारीख है जो हमेशा के लिए बाकी रहेगी। मैं आखिर में दुआ के लिए शेख हफीजुर रहमान अल मक्की साहब से गुजारिश करूंगा कि आप दुआ। जी जलाल भाई साहब कुछ बोलेंगे आप? जी जलाल साहब आप बोलिए, थोड़ा बोलिए। और आपकी कोशिश में देखा बहुत खुशी होती है कि आप माशाल्लाह हर एक बात, हर एक चीज, हर एक PDF आप लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़ी मेहनत करते हैं आप भी। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? चले शायद नहीं बोल पा रहे या उनकी आवाज नहीं आ रही है। मकसद हयात के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए ना। मकसद हयात के ताल्लुक से हम लोग जो है सोशल वर्क काम करते हैं, और हम लोग जो है क्या कहते हैं कि गांव घर के अंदर जो भी इस्लाहात की जरूरत होती है हम लोग वो काम भी करते हैं। इसी तरह से जो है तालीम के बारे में आपने बताया और आपने पूछा, तालीम के बारे में जितने भी हमारे यहाँ मदारिस हैं, हर एक मदारिस वालों से मैंने बातचीत की है, और हम लोग बात करते हैं कि जो तालीम आप फजीलत की, आलमियत की, मौलवियत की जो आप दे रहे हैं,
साथ ही साथ स्कूली तालीम भी दीजिए और स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाइए, है ना। और उसके लिए हम लोगों ने एक टाइम मुकर्रर किया, वक्त मुकर्रर किया है, एक क्लास मुकर्रर किया है कि जो भी आपके बच्चे मदरसे में आए और वो दूसरी जमात के अंदर, अरबी के दूसरी जमात में अगर जो बच्चे आएंगे तो उनको कम से कम 8 क्लास का, जो नेपाली स्कूल है उस 8 क्लास का इम्तिहान परीक्षा देना जरूरी है। इसी तरह से 9 में, है ना, दूसरी तीसरी में जब जाएंगे तो 9 क्लास, और चौथी जमात यानी जब मौलवियत को पास करेंगे तो मौलवियत पास करते करते वो मैट्रिक पास कर लेंगे। उसके बाद 11 और 12 के लिए अगर आप आलमियत और फजीलत करते हो तो ठीक है, और अगर आप चाहें तो स्कूल में जाकर के भी आप ये कर सकते हैं, यानी कॉलेज में जाकर के 11-12 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है तालीम के लिए भी जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जगा भी रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद काम करेंगे। अभी हम लोग जनगणना में लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बातें होंगी, गुफ्तगू होंगी, और जितने भी मदारिस वाले हैं, जो भी मसलक वाले हो, जो भी मजहब वाले हो, जो भी लोग हो, चाहे हो, वहां भी बरेली हो, हर एक को ये काम करना है कि आपकी मदरसे में जो बच्चे आए वो बच्चे दूसरी जमात में जब आए तो उसको 8 क्लास का इम्तिहान दिलवाइए, तीसरी में 9 का दिलवाइए, चौथी में जो है 10 का मैट्रिक पास करवाइए उसको, कैसे भी करके। और इस तरह से जो है साथ साथ उर्दू पढ़ाई भी चलेगी और हिंदी भी चलेगी, दुनिया भी मिलेगा, दिन भी मिलेगा इंशाल्लाह। ये योजना मेरा है और इस योजना को हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर काम ऑलरेडी हम लोग कई मदारिस में इस चीज को हम लोग चला रहे हैं जी। आखिर में मैं दावत सुखन दूंगा आप दुआ के लिए। हम अपने हफीजुर रहमान अली अल मक्की साहब को, अल्लाह तबारक व तआला इनसे बहुत सारे काम ले रहे हैं, और अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इन्हें जो है लंबी उम्र अता करे, है ना। बहुत सारे काम में उलझे रहते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और ये उनका जज्बा है, दीनी जज्बा है, मोहब्बत और प्यार है आवाम से, और इस तरह से पूरे नेपाल से, पूरी दुनिया से, इसलिए जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और ये बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। अल्लाह इनको लंबी उम्र अता करे जी। सर दुआ करें और इसके बाद इसका इख्तिताम करें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। बहरे का गुफ्तगू बहुत सारी हुई है, और मुझे सिर्फ दुआए कलमाती के लिए हुक्म हुआ है मौलाना कासिम हफिज़हुल्लाह की तरफ से। अलबत्ता दुआ से पहले, या मजलिस की दुआ है उससे पहले एक दो बात मैं रखना चाहता हूँ। जो आज की मीटिंग है उसका खुलासा जरूर आज ही लिख लें, ताकि कम से कम दूसरे जमात के लोगों के साथ एक लिका रखें। और पहले चरण में जो सब लोग खदशा में थे कि अभी लिख के चले गए हैं, और मेरे घर में भी कहा सिर्फ गार्जियन का नाम, तो हमें भी पता नहीं था इस वजह से कि गार्जियन का नाम लिख के गए हैं, लेकिन दूसरे चरण में गलती न हो। और दूसरे चरण के आने से पहले जैसे अभी आप नशीत हैं उससे ज्यादा नशीत होने की जरूरत है। और इख्तिराहात जो पेश किए गए हैं और जो आपने फार्म तैयार किया है, या तो सरकारी ही फार्म को अगर कॉपी करके किसी के वास्ते से हासिल हो जाए तो वो फार्म ले करके, और बल्कि मैंने कहा भी था कि अगर इस पे कुछ खर्च भी हो तो हमें भी शरीक करें उसमें, और इसके लिए कि हर गांव में खटाएं, और हर घर में जा करके फार्म भर के या तो उन्हीं घर के गार्जियन के पास छोड़ दें, या तो फिर गांव के जो सरपंच हैं उनको दे दें, ताकि जब भी जनगणना के नुमाइंदा आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, उनको हवाला कर दें, या उसके रोशनी में वो भर लें या लेके जाएं, जैसे भी हो। लेकिन उससे पहले पूरी मालूमात घर के लोगों के, औरतें ही अक्सर होती हैं, तो गांव के अगर इमाम हो, गांव का अगर वार्डाध्यक्ष हो, या अगल बगल के जो पढ़े लिखे नौजवान हो, तो उस तरह से पूरे रिकॉर्ड दे सकते हैं। वरना वो उजलत में जल्दी में आएंगे, कुछ भरेंगे, कुछ छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे ही होगा और फिर नाकिस रह जाएगा। और जबकि मालूम होना चाहिए कि जनगणना किसी मुल्क के मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए बहुत ही अहम है। और ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक जो एदाद शुमार का ये जो शोबा है, ये डिपार्टमेंट है, खुद ही ये नेशनल प्लानिंग ऑफ नेपाल डिपार्टमेंट है, उनके अंडर में चलता है, जो नेपाल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और ये 10 साल पे होता है, जिसकी शुरुआत जो है 1911 में हुआ था, लेकिन असल 1960 के बाद यानी 61 के बाद ये मुस्तकिल तौर पे तत्बीकी तौर पे शुरू हुआ। तो कहना मुझे ये है कि बहुत सारे लोगों तो इसमें जुड़ते ऐसे हैं जो वाकई अगर नेपाल पे गहरी नजर है, हालात हाजर पे उसका पूरी पकड़ है, उन लोगों को लबकुशाई की जरूरत हो और मुरक्कज गुफ्तगू हो। पहले के जो आपने आज पेश किया बहुत अच्छा रहा, शेख अब्दुल मजीद और खुसूसन इम्तियाज आलम साहब का, जो फील्ड वर्क में काम कर रहे, तो जो दिक्कत और परेशानी उनके शुरू में आई, और ताने तशनी भी बहुत सुने गए माशरे के अंदर, लेकिन उस जैसे अफराद को इस मीटिंग में जरूर शरीक करवाइए। लेकिन सेकंड चरण आने से पहले ज्यादा से ज्यादा नशीत हो जाइए, चाहे आपके मकसद हयात के थ्रू हो या जमीयत के थ्रू। लेकिन
मैं तो क्या बताऊं, आप लोग तो फेसबुक पे इसको नशर करते हैं, इसलिए कभी मैं चाहता हूं कि बोलूं और कभी न भी बोलूं। यानी जो हमें कौम का हमदर्द और गमखार कहे जाते हैं, उन्हें दावत देने के बाद अगर शरीक न हो तो फिर उनके मनसब का, उनके जमीयत का, उनके संस्था का, उनके इंस्टीट्यूशन का, उनके ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा है। बस ये लफ्जाजी और जुबानी और मनसब और कुर्सी पे बैठ करके, अभी देखें अभी चुनाव होने वाला है पूरे मुल्की पैमाने पे, देखिए किस किस तरह से आनन फाना रातों रात से जब मेजी से महाकाली तक 4 चक्के पे लोग आ जाते हैं और वहाँ धुनसा जिला में मीटिंग हो जाती है। तो मैं जो है अपनी जज्बात अब क्या आप लोगों के सामने रखूं। तो बहरे कैफ अल्लाह ताला हमारी इस उम्मत की खैर फरमाए और दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को उमूमन और नेपाल के मुसलमानों को खुसूसन जो अभी मर्दशुमारी चल रही है इस ताल्लुक से अल्लाह ताला बेदारी पैदा कर दे और इस उम्मत के अंदर जो उलमा है और उलमा ही असल किरदार अदा कर सकते हैं और जुमे के खुतबे के जरिए, बल्कि अगर इंसदाद जहेज मुहिम को अगर एक जुमा ड्रॉप करके अगर इस पे ज्यादा सारे उलमा अगर भिड़ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। बल्कि जुमा के खुतबा में खुतबे का कुछ जुज और कुछ हिस्सा जो है इस मर्दमशुमारी की अहमियत, मर्दमशुमारी क्यों की जाती है, कब से शुरू हुई है और कितने साल पे होती है, और अगर मर्दमशुमारी सही तरीके से हम देते हैं तो हमें अपने गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत से अपने हुकूक हासिल करने और अपने हुकूक मांगने का एक तरीका होगा और हम हमारी बहबूद, हमारी फलाह के लिए हुकूमत भी एक प्लानिंग बनाएगी। तो ये 10 साल पे हो रहा है, ये मर्दमशुमारी बहुत अहम है। बहरे के बात लंबी हो जाएगी और शेख अब्दुल रहीम साहब से सुनने के लिए मैं शरीक हुआ था और जैसा कि भाई कासिम साहब ने कहा कि बहुत मशगूल है, यकीनन मैं मशगूल हूँ। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यही उम्मत ही के मसाइल को सुलझाने में लगा रहता हूँ, लेकिन मेरा एक तालीमी शोबा है। अल्लाह ताला हमें सही करने की तौफीक अता फरमाए और ये आज की इस मजलिस को मुख्तसर दुआ के साथ दुआ मजलिस के जरिए खत्म करना चाहता हूँ, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जलस फी मजलिसिन फकसुर फीह लगतुहु फकाल क़ब्ल अन यक़ूम मिन मजलिसि ज़ालिका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक इल्ला कफ़रल्लाहु लहु मा कान फी मजलिसी। इसी दुआ से मैं खत्म करना चाहता हूं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस में हाजिर होने का जितने भी हमारे अहबाब इसमें शरीक हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत और आफियत अता फरमाए, लंबी जिंदगी, लंबी उम्र अता फरमाए और मुसलमानों के प्रति हर एक के दिल के जो जज्बात हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाए और सबको इस कौम मिल्लत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही अब इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।